हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कैसे हो? आवाज आ रही है आप सभी को? और बड़ा कर दो। हाँ, और बस ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज वीडियो अलग है। कैसे? आज क्या है वीडियो में? कुछ अलग है? क्या अलग है बेटा? राम राम जी, गुड इवनिंग जी, वालेकुम अस्सलाम जी, राधे राधे जी। मेरा कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड 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 गुड। हाँ जी सर, मेरा कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो, सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है, हाँ जी सर, वीडियो अलग है। कैसे अलग है? देखना एक बार कैसे अलग है। अरे आ रहा है भाई, आकाश यादव, मोहम्मद कैफ, दोनों का, तुम दोनों का कमेंट आ रहा है। बस यही कहना चाहते थे। सोनी, मेरा कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। बस तुम अपना नाम पुकारवाना चाहते हो, नाम बुलवाना चाहते हो तो बात अलग है, लेकिन सबका कमेंट आ रहा है। ठीक है, देखना एक बार क्या क्या चेंज आ रहा है। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। सही तो आ रहा है। क्या वीडियो अलग आ रहा है इसमें? हाँ जी सर, आज की क्लास YouTube पर भी है। अबे YouTube पर कहां से आ गई आज की क्लास? YouTube पर थोड़ा ना कोई क्लास है। चलो आइए। सो नमस्कार, गुड इवनिंग हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका की। ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ ली थी प्रोकैरियोटिक कोशिका की। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दे दिए थे, है ना? प्रोकैरियोटिक कोशिका की सारी चीजें पढ़ ली थी, बस एक चीज रह रही थी, और वो क्या रह रहा था? राइबोसोम। मैंने कहा था पढ़ाऊंगा, आज कंटिन्यू करते हैं। किसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं? किसके बारे में? राइबोसोम। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन डिटेल में पढ़ना होगा किसको? राइबोसोम को। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। रिक्वेस्ट रहेगी, प्यार से, आराम से, तसल्ली से, ध्यान से सुनिएगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, ध्यान से नहीं सुनेंगे, सिर्फ बातें करने में लगे रहेंगे, चैटिंग करने में लगे रहेंगे, कमेंट करने में लगे रहेंगे, तो कोई उसका इलाज नहीं ढूंढ सकता है आपके लिए। ठीक है, अगर टीचर की बात सुनते हैं, समझते हैं, तो टीचर जो बोल रहा है उसकी बात सुन लो, समझ लो कि पढ़ाई पर फोकस कर लो। जो नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, और लास्ट तक भी उनको मैं कहता रहूंगा तब भी वो नहीं समझेंगे, तो उनका भला भगवान करे। ठीक है, आइए। राइबोसोम की बात करने वाले हैं बेटा। राइबोसोम में हमने सबसे पहले कुछ बिंदु देखे थे। सबसे पहला बिंदु मैंने आपको बता दिया था कि राइबोसोम की खोज किसने करी है ना? राइबोसोम की खोज आपने क्या याद रखना है? पैलेड जरूर याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सर कहां लिखा हुआ? उस दिन एक बच्चे ने कहा था, सर कहां लिखा हुआ है पैलेड? कहां लिखा हुआ है? देख यहां लिखा हुआ है, ये देख, ये देख, ये देखिए लिखा हुआ है। सर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में थोड़ा ना लिखा हुआ है। मैंने कहा पन्ने पलट देख, आगे देख, यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जब तू देखेगा वहां पर तेरे को दिख जाएगा। जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ सघन का मतलब होता है गाढ़ा गाढ़ा, कणी की मतलब कणों के जैसी, छोटे छोटे कणों के जैसी संरचना देखी, जिसको हमने क्या बोला है? राइबोसोम। किसने देखी? जॉर्ज पैलेड ने सर्वप्रथम देखी थी। डन। तो जिसने भी ये बोला सर नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी में, तुम पढ़ते नहीं हो बे। तो जॉर्ज पैलेड ने सबसे पहले देखा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा बता दी कि जॉर्ज पैलेड ने किस में देखा था। उन्होंने देखा था जंतु कोशिका में।
पर्टिकुलरली पादप कोशिका में किसने देखा था? तो यहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई है, मन हो तो रखना अपने दिमाग में, मन हो तो नहीं रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना, क्या पैलेड ने 1953 में 1953 में राइबोसोम को खोजा था या राइबोसोम की डिस्कवरी करी थी। डन, क्लियर है? ये था पहला बिंदु। चलिए दूसरा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। दूसरा बिंदु है कि इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो संरचनाएं हैं, ये राइबोसोम वो संरचनाएं हैं जहां प्रोटीन बनेगा दोस्त, प्रोटीन बनेगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, और ये सबसे छोटे क्या होते हैं? कोशिका अंगक होते हैं। सबसे छोटे कोशिका अंग जो होते हैं वो कौन होते हैं? राइबोसोम होते हैं। चलिए सब सिंपल से दो बिंदु थे। ठीक है, ठीक है। अब्दुल मुस्तफा पढ़ाई कर ले, नहीं तो पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। ठीक है, समझ में आ रही है तेरे को बात? मैं ना अब क्लास से बाहर निकालना स्टार्ट कर दूंगा जो पढ़ाई नहीं करेगा क्लास में, इलॉजिकल कमेंट करेंगे, बिना फालतू में डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि मैं यहां पर देखता इसलिए हूं सामने कि कहीं ना कहीं किसी बच्चे का कोई डाउट ना हो, लेकिन आप समझने के लिए रेडी नहीं है। सर क्या ये रिकॉर्डेड है? तुम पागल हो क्या बे? तुमको कितनी बार बता दिए क्लास 7:30 बजे से आरंभ बैच की लाइव होती है, कोई रिकॉर्डेड नहीं होगी, फिर भी पागलों वाली हरकतें करते हो। हाँ जी, तो पहला बिंदु क्लियर हो गया आपको। किसने? जॉर्ज पैलेट ने किसकी खोज करी थी? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज करी थी 1953 में। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। क्यों प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है? क्योंकि ये वो संरचना है जहां प्रोटीन बनता है। सबसे छोटी कोशिकांग जो है वो राइबोसोम है। चलो साहब, अब ये ना बने होते हैं दो इकाइयों से, एक होती है छोटी इकाई और एक होती है बड़ी इकाई। जैसे यहां पर दिखाया गया इस डायग्राम में, ये छोटी इकाई है, ये बड़ी इकाई है। ये दो इकाइयां मिलकर, ये दो इकाइयां, छोटी इकाई बड़ी इकाई मिलकर क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। चलिए सर, इतनी सी बात भी समझ में आ गई है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा होता है? 70S होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा होता है? 80S होता है। ये नाम सुना हुआ आपने, 70S किसमें, 80S किसमें, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, आइए ये 70S 80S इसके पीछे का कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। वो सारा कंसेप्ट देखने से पहले जैसे मैं पढ़ाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, राइबोसोम, क्या राइबोसोम को हम न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना बोल सकते हैं? क्या राइबोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना हम कह सकते हैं? क्या राइबोसोम को न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना बोल सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना का मतलब, ध्यान से सुनना, ये वर्ड जो होता है ये यूज में आता है किसके लिए? वायरस के लिए भी, विषाणु के लिए भी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया क्या? वायरस के लिए भी हम वर्ड यूज में लेते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, और राइबोसोम के लिए भी हम वर्ड यूज में ले रहे हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। सर ये मीनिंग क्या है? व्हाट इज दिस न्यूक्लियो प्रोटीन? देखिए, न्यूक्लियो वर्ड जो है और प्रोटीन वर्ड जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन तो समझ में आता है कि भैया प्रोटीन है, लेकिन ये न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियो वर्ड किससे आया? न्यूक्लिक एसिड से। सर इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन को हम बोलते हैं प्रोटीन। सर न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। फुल फॉर्म आप सभी ने सुना हुआ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी न्यूक्लिक एसिड आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए ये दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब मैंने तेरे से कहा कि मेरे भाई इधर देख, जरा फोकस कर यहां पर। मैंने कहा सपोज इफ दिस इज डीएनए, ये कौन है? डीएनए है, और ये मान ले आरएनए है। चलो आरएनए को गुलाबी रंग से दिखा देते हैं। ये डीएनए है और ये आरएनए है। ठीक है, और इस डीएनए के ऊपर ये प्रोटीन का आवरण है। ठीक है, दिस इज प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ये डीएनए है, ये आरएनए है। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इस संरचना में आपको न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है? हाँ सर। कौन सा न्यूक्लिक एसिड है? सर डीएनए है। और क्या दिखाई दे रहा है? प्रोटीन दिखाई दे रहा है। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई संरचना आपको दिखाई दे रही है। हाँ, ऐसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना। क्या बोलेंगे? ऐसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना बोला जाता है। ऐसी संरचना को, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। डन, क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर देख, ध्यान से सुन। अगर तेरे को इतनी सी बात पता है तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो आरएनए जो होता है,
ये आरएनए जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और एक होता है टीआरएनए। कितने प्रकार का होता है आरएनए? 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा, अभी सिर्फ इतना सा 3 प्रकार के क्या होते हैं आपके आरएनए होते हैं। एमआरएनए का मींस मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। आरआरएनए का टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, स्थानांतरण आरएनए, ये सिंपल ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए जो है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, राइबोसोमल आरएनए। चलो सर, ये मैंने जस्ट फुल फॉर्म बताई है, मैंने आपको ये नहीं बताया एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है। मैंने जस्ट फुल फॉर्म बोली कि भैया आरएनए जो है वो 3 प्रकार के हैं। अब मैं तुमसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा मेरे भाई, मान ले इफ दिस इज आरआरएनए, कौन है ये? मान ले, जस्ट एज्यूम ये एक आरआरएनए है, आरआरएनए है, ठीक है। ये धागे से दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर ये आरआरएनए है। कौन है गुरु? ये आरआरएनए है। आरएनए क्या है? ये आरएनए धागे रूपी संरचना है। जैसे डीएनए एक धागे रूपी संरचना है, 2 रज्जुओं से बनी होती है, ये डबल स्ट्रैंडेड होती है, 2 रज्जुओं से बनी होती है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये रहा आरआरएनए, ये आरएनए। आरएनए का कौन सा प्रकार पर्टिकुलरली? आरआरएनए। ये कौन है? आरआरएनए है, ठीक है। अब तुमको आरआरएनए दिखाई दे रहा है? हाँ सर हमको आरआरएनए दिखाई दे रहा है। क्या तुमको यहां पर प्रोटीन भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ सर प्रोटीन भी दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉट 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 मैं कर रहा हूं, दिस इज प्रोटीन। ये कौन है गुरु? ये प्रोटीन है। तो अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, क्या इस संरचना में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही है? हाँ सर 2 चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। कौन सी 2 चीजें दिखाई दे रही हैं? एक सर हमको दिखाई दे रहा है यहां पर प्रोटीन, ये जो पीले पीले रंग से दिखाया दिस इज प्रोटीन, ठीक है। और एक दिखाया आपने आरआरएनए, ये हमारा आरआरएनए। अब आप मुझे बताइए संरचना को क्या मैं न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर बोल सकता हूं? क्या ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियो प्रोटीन है या नहीं है? सोच, क्या इसमें न्यूक्लिक अम्ल है? इस संरचना में न्यूक्लिक अम्ल है? न्यूक्लिक अम्ल है या नहीं है? हाँ सर है, इस संरचना में न्यूक्लिक अम्ल है। कौन सा न्यूक्लिक अम्ल है? सर आरएनए है। कौन सा आरएनए है? आरआरएनए है, बिल्कुल है। क्या इसमें प्रोटीन है? हाँ सर। तो प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक एसिड भी है, तो क्या ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है? हाँ बिल्कुल न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना का नाम है राइबोसोम। तो ये है राइबोसोम। सर ये है राइबोसोम? जी हाँ, ऐसा होता है राइबोसोम, जिसमें आपका प्रोटीन भी होता है। और कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? इस साल नीट का प्रश्न था, कितने प्रोटीन होते हैं? तो याद रखना आपने 80 टाइप्स के। याद आ रहा है? किसी बच्चे को ऐसा क्वेश्चन याद आ रहा है? याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन? 80 प्रकार के क्या है? प्रोटीन। सर क्या ये पॉलीसोम है? नहीं बेटा, दिस इज नॉट पॉलीसोम, ये पॉलीसोम नहीं है। पॉलीसोम इज डिफरेंट, वो अभी बताने वाला हूं। ये राइबोसोम है, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमने तो राइबोसोम का डायग्राम ऐसा देखा था। अब जरा सोच, इसको अगर मुझे तुम्हें कॉपी में या नोट्स में या सामने अगर दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ना कि देख बेटा, एक है छोटी इकाई, एक है वड्डी इकाई, बड़ी इकाई है ना, एक छोटी इकाई है, एक बड़ी इकाई है। तो कई बच्चों को डायग्राम से ऐसा लगता है आहा राइबोसोम में तो झिल्ली मिल रही है। तो क्या राइबोसोम में झिल्ली मिलती है? नहीं मेरे भाई, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं मिलती है, ये झिल्लीहीन संरचनाएं होती हैं। तो फिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? सिर्फ ऐसा दर्शाने के लिए कि इस राइबोसोम में 2 भाग है, एक छोटा भाग है, एक बड़ा भाग है। छोटा भाग छोटी इकाई, बड़ा भाग बड़ी इकाई, दिस इज राइबोसोम। ये है राइबोसोम, वास्तविक राइबोसोम इस तरीके से, जिसमें क्या होता है? आरआरएनए और प्रोटीन होता है। आरआरएनए की फुल फॉर्म राइबोसोमल। अरे जरा दिमाग लगाना, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम के अंदर होएगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा, उसकी संरचना बनाएगा, ऐसे राइबोसोम को मैं क्या बोलूंगा? राइबोसोमल आरएनए।
इसको हम क्या बोलेंगे, राइबोसोमल आरएनए। डन। तो ये थी सिंपल सी बात जो मैंने आपको राइबोसोम के बारे में बताई। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, और अगला बिंदु जो है जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा, आंसर फटाफट मुझे बताइएगा। प्रोकैरियोट्स में एक दूसरा बिंदु और स्टार बनाकर लिखना है आपने। ये अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है बेटा, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इधर देखना, फोकस करिएगा इधर ध्यान से, ये है एमआरएनए। सर ये अब एमआरएनए क्या होता है, अभी सिर्फ नाम याद रखना, एमआरएनए। आरएनए के 3 प्रकार हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जिसमें से ये मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक एमआरएनए दिखाया है ना, संदेशवाहक आरएनए। क्या तुमको एमआरएनए से, क्या तुमको इस एमआरएनए से ये संरचनाएं जुड़ती हुई दिखाई दे रही है? हाँ जी। ये कौन है गुरुजी? बेटा ये राइबोसोम है। कौन है बालक? राइबोसोम है। अब आप मुझे बताएं, क्या एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ रहे हैं? हाँ सर। कौन जुड़ रहे हैं? सर इस एमआरएनए से, संदेशवाहक आरएनए से कौन जुड़ रहे हैं? राइबोसोम जुड़ रहे हैं। तो एमआरएनए प्लस राइबोसोम मिलकर कहलाते हैं पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम। हिंदी में क्या बोलेंगे सर इसको? हिंदी में बोलेंगे बहुसूत्र या बहु राइबोसोम। देख मैं तेरे को हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, दोनों चीजें बताऊंगा, बस मेरे को इतना सा वादा कर कि पढ़ाते हुए डिस्टर्ब नहीं करेगा, पढ़ाते हुए सिर्फ सुनेगा चीजों को, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए सिर्फ चीजों को सुनेगा, समझेगा। एक डाउट मन में नहीं होएगा, डाउट केवल उन्हीं के मन में होएगा जो फालतू का डाउट होएगा। लिटरली बता रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनोगे एक डाउट नहीं बचेगा। फालतू की चीजें जो होंगी बस वही होंगी, सर डाटा खत्म हो गया, सर ये खत्म हो गया, सर वो खत्म हो गया। पढ़ाते हो तुमको डाटा याद में आ रहा है, जब पढ़ा रहे वो चीज तुमको दिख नहीं रही है। क्या बोला हमने? एमआरएनए, ये रहा एमआरएनए। सर व्हाट इज एमआरएनए? मैंने बोला आरएनए का एक प्रकार है, जैसे आरएनए का एक प्रकार था आरआरएनए, ऐसे एक एमआरएनए, एक आरआरएनए, एक टीआरएनए है। हमने बोला प्रोकैरियोटिक कोशिका में, पर्टिकुलरली किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक की नहीं बात कर रहे। ना 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 ना, यूकैरियोटिक की नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम जो होते हैं एमआरएनए से जब जुड़ जाते हैं तो वो संरचना ये कहलाती है। खत्म खल्लास। क्या यहां से प्रश्न पूछा जाता है? बिंदास याद रखना है, बिंदास याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि प्रश्न बनता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दोस्त। नहीं आ रहा विश्वास? दिखा देते हैं तुमको। देख, बहु राइबोसोम या बहुसूत्र लिखा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? पढ़ यहां पर क्या लिखा हुआ है? बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर यानी जुड़कर क्या बनाते? एक श्रृंखला बनाते, एक चेन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहु राइबोसोम या बहुसूत्र बोलते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये काम क्या करता है? सर ये जो आपने बनाया है ये क्या काम करेगा? बेटा ये जो संरचना है ये आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करेगी, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी, प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन का निर्माण करेगी। सिंपल। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आपने राइबोसोम को किसके साथ जोड़ दिया है? एमआरएनए के साथ जोड़ दिया। और ये श्रृंखला जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कहला रही है? बहु राइबोसोम्स कहला रही है, बहु सूत्र कहला रही है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहला रही है। डंडना डंडन। क्लियर है? चलिए सर एक और बिंदु हो गया। अब अगला बिंदु। अब मुझे जल्दी से बता, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलता है, आपने बोला सर 70S मिलता है। मैंने कहा यस, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है? 70S होता है ना। चलो फटाफट जल्दी से सोचिएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 70S होता है। इसमें तो किसी को कोई दोहराई नहीं है, सब जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? 70S होता है ना। और यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर कौन सा होता है? आप ये भी जानते हैं, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो 70S होता है वो किसमें होता है? सर कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में
कहां पर होता था, याद कर, मैंने तेरे को बताया था सर एटीएस होता है कहां पर सर, एक तो कोशिका द्रव्य में होता है, एक तो कोशिका द्रव्य में था और एक इसमें था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका। याद आ रहा है? ठीक है। 70S भी मिल रहा था सर। 70S कहां पर मिल रहा था सर? 70S मिल रहा था किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहा था और किसमें मिल रहा था, हरित लवक में मिल रहा था। हाँ सर, ये भी हम देख चुके हैं। क्या सर ये पहले पढ़ाया है? हाँ बेटा, पहले पढ़ा दिया गया है कि कहां पर कौन सा राइबोसोम है। अगर आप बाद में आए हैं तो ये मिस्टेक है, थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लीजिएगा इस चीज को जितना जल्दी हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल में दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S भी 70S भी, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S कहां पर मिलता है, कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक सेल में 70S कहां पर मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलता है। और 80S कहां पर मिलता है, खुरदरी अंतःप्रेद्रव्य जालिका और कोशिका द्रव्य में मिलता है। चलिए, अब प्रश्न यहां पर यही आएगा सर, प्रश्न तो यही आएगा कि सर ये 70 क्या है, ये S क्या है, ये 80 क्या है, ये S क्या है। मैंने कहा ये यही प्रश्न है ना कि सर ये क्या है। अरे गुरुजी क्या है ये 70S, क्या है ये 80S, हैगा क्या ये है क्या ये, क्या है ये 70S 80S। मैंने कहा ये प्रश्न तो आएगा, लेकिन उससे पहले इधर देख, इसको समझ। ठीक है, ये हमारी 70S राइबोसोम है और ये हमारा 80S राइबोसोम है। क्या होता है 70-80, ये भी बता दूंगा। जो जानते हैं वेल डन, अच्छी बात है। जो नहीं जानते प्लीज उनको भी तो बताना पड़ेगा ना दोस्त, है ना। 70S है, 80S है, ये तो चीज समझ में आ गई। 70S किस में मिल रहा है सर? 70S जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिल रहा है और यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिल रहा है। 80S केवल किस में मिल रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य और अंतःप्रेद्रव्य जालिका में मिल रहा है। अब इधर देखा, क्या इस राइबोसोम की तेरे को 2 इकाई दिखाई दे रही है? हाँ सर, एक छोटी दिखाई दे रही है, एक बड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे यहां पर भी इसकी एक छोटी दिखाई दे रही है, एक बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक छोटी इकाई है और एक बड़ी इकाई है। जो छोटी इकाई है इसके अंदर उसका नाम है 30S। जल्दी से मुझे बताओ, जो बड़ी इकाई है उसका नाम क्या होएगा, जल्दी से। हाँ जी, देवदक्ष, आवाज नहीं आ रही है देवदक्ष को, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, फटाफट बोलिए। जो 70S है उस 70S की जो छोटी इकाई है उसका नाम है 30S। तो बड़ी का क्या होएगा, है ना संदीप जयसवार? 40। 50 कैसे हो जाएगा यार, 50 कैसे हो जाएगा? मैक्सिमम बच्चे लिख रहे सर 50 50 50 50 कैसे हो जाएगा? पागल हो गए हो क्या? 50 छोड़ना होगा। सुभाष कुमार भी बोल रहे 40, है ना, है ना। भूर्वी भी कह रही है सर 40। यार बेटा ये ना, ये पागल हो गए ये सारे के सारे, है ना। ये कह रहे 50, है ना। डिंपल कुमावत जो है वो भी कह रही है सर 40, भूर्वी भी कह रही है अगेन 40। यार ये दिविक भी बोल रहा है सर 40। ये कौन है ये बालक जो बार बार 50 50 50 पर? इनको गणित नहीं आती, इसलिए पता है इन्होंने मैथ लिया। भूर्वी पता है तुमको, पता है तुमको, इनको ना मैथ्स नहीं आती बिल्कुल भी, इसीलिए इन्होंने बायो ली थी, है ना भूर्वी। यहां पर 30 है तो यार 40 होगा ना, तभी तो दोनों मिलकर 70 बनेंगे, है ना भूर्वी? हाँ सर सही कह रहे हो, ये पागल है ये 50 50 50 50 लिखने वाले, है ना। चलो भूर्वी इधर देखो, ये अगर 80S है तो इस 80S की जो छोटी इकाई है ना वो है बेटा 40S। अब भूर्वी जल्दी से मुझे बताओ, अगर ये 40S है तो ये क्या होगी भूर्वी? विशाल नागर, रागिनी, जल्दी से मुझे बताओ कि अगर ये 40S है, 80S की जो ये वाला जो राइबोसोम है जिसका नाम है 80S, उसकी अगर छोटी इकाई 40S है तो बड़ी इकाई क्या होगी? अब देखो, अब देखो, फिर देखो, ये पगला गए, है ना प्रीति यादव, है ना। सर 40 होगी ये भी नहीं, 40 कितना होएगा? 80 होएगा, है ना। SK राय, ये पागल है, ये 60 60 60 60 लिख रहे हैं। ये 60 60 लिखने वाले तो भोंदू लाले कसम से है सर। 60 और 40 मिलकर तो 80 होएगा, है ना। 60 और 40 मिलकर 80 होएगा क्या, है ना। ये तो पागल है।
और सर ये 30 और 40 मिलकर तो 70 होएगा। सर ये मैक्सिमम बच्चे यहां पर 50 लिख रहे। सर ये बच्चे पगला गए हैं। बेटा ये पगलाए नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पगलाए हैं, ये पढ़े हुए हैं। इन्होंने कंसेप्ट सीखा हुआ है, इन्होंने पढ़ाई की हुई है। जिन्होंने आंसर दिए हैं कि सर अगर ये 30 है तो ये 40 होएगी तभी 70 होएगा, सर अगर ये 40 है तो या तो ये 50, कईयों ने 50 कर दिया, कईयों ने 40 कर 60 कर दिया। तो बेटा ये 40 है और ये 60 है और ये क्या होएगा 80 होएगा। अब आप बोलेंगे, भूरवी बोलेगी सर आप पगला गए हो। मैंने कहा क्यों? भूरवी कह रही सर 30 और 50 मिलकर तो सर 80 होता है, आपने इसको 70 लिख दिया। 40 और 60 मिलकर 100 होता है, आपने इसको 80 लिख दिया। इसीलिए सर आपने बायो ली थी ना, आपको गणित नहीं आती थी है ना, इसीलिए ना। हाँ सर। नहीं बेटा, आइए अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कुछ अलग ही कहानी है जो कई बच्चों को जानते हैं। इसके पीछे की कहानी आइए अब पढ़ते हैं, आखिर क्या है ये। कंफ्यूजन होएगा ना कि सर 70S जो है, 70S जो है, ये 70S राइबोसोम जो है, इसकी जो छोटी इकाई है वो छोटी इकाई कौन सी है मेरे भाई? याद रखना कौन सी है? 30S है, याद रखना। 70S की जो छोटी इकाई है वो कौन सी है? 30S है, और बड़ी जो है वो 50S है। दिस इज 50S, दिस इज 30S। वहीं जो 80S है उसकी बड़ी इकाई कौन सी है? 60S है, और ये 40S है। सर कसम से आप बिल्कुल पगला गए हैं। नहीं बेटा पगलाए नहीं है, जो फैक्ट है वो यही है। ठीक है, क्वेश्चन यही आ रहा है कि सर ये जो 70 जो था ये 2 इकाइयों से बना हुआ था, छोटी 30 बड़ी 50, 80 की छोटी 40 बड़ी 60, आखिर ये S क्या था? तो सबसे पहले S जो है वो आपने याद रखना, S जो है वो है अवसादन गुणांक या अवसादन इकाई, जिसको हम स्वेडबर्ग इकाई बोलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं का, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक करके चीज। अवसादन इकाई बोलते हैं या अवसादन गुणांक भी बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? अवसादन इकाई, अवसादन इकाई या अवसादन गुणांक कहा जाता है। जिन बच्चों को कंसेप्ट पता है चुपचाप बैठे रहिएगा, जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। और श्वेडबर्ग इकाई ये क्या होती है? तो देखिए ये जो पीछे जो हम इसकी कहानी पढ़ने वाले ना, इसका जो लॉजिक हम समझने वाले हैं वो किस वैज्ञानिक ने बताया था? श्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये जो S है ये क्या है। ये किसने बताया? श्वेडबर्ग ने। ठीक है, अब वास्तव में ये S है क्या? आइए एक सिंपल से कंसेप्ट से समझते हैं। आप मुझे बताइए, आप सभी ने परख नली देखी है? हाँ सर परख नली देखी है हम सभी ने। इफ दिस इज परख नली, ये कौन है बेटा? ये एक परख नली है, और इस परख नली के अंदर अगर मैं पानी डाल दूं, पानी, तो भूरवी जल्दी से मुझे बताओ पानी क्या होता है? जल्दी से, जल क्या होता है? केमिस्ट्री का सिंपल सी चीज क्या होता है? विलय होता है कि विलायक होता है? सर विलायक होता है, सॉल्वेंट बोलते हैं, घुल जाती है उसमें चीज, है ना। और इसके अंदर अगर मैं क्या लिया, मैंने थोड़ी सी ना मिट्टी उठा ली और मिट्टी यहां पर डाल दी। इस परख नली में क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। अब आप जानते हैं मिट्टी के कुछ बड़े बड़े कण होते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, कुछ बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं, कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, है ना। ये मैंने मिट्टी डाल दी यहां पर। ओके, अब मैंने इसको हिलाया। ओके सर हिला दिया। अब आप मुझे बताएंगे ये जो मिट्टी जो है, ये जो मृदा जो है, ये मृदा क्या है? सर ये विलय है। मैंने कहा ये सॉल्यूट है। ओके जी, अब आप मुझे बताएंगे जब मैं इसको हिलाऊंगा, हिलाने के बाद जब मैं इसको रोक दूंगा, रोकने के बाद जो भारी है, भारी मिट्टी के कण हैं जिनका भार ज्यादा है, वो नीचे बैठ जाएंगे। हाँ सर, और जो हल्के हैं वो ऊपर आ जाएंगे, है ना। हल्के ऊपर रह जाएंगे और भारी जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो भारी कहां आ जाएंगे सर? नीचे आ जाएंगे। और हल्के कहां रह जाएंगे सर जी? ऊपर रह जाएंगे। हल्के कहां रह जाएंगे सर? ऊपर रह जाएंगे। और भारी जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। डन। अब आप मुझे बताएंगे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सिंपल, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में और हिंदी में? जब कोई भारी चीज यानी विलय जब विलायक में नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सर इस प्रक्रिया को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। इस प्रक्रिया को बोला जाता है अवसादन। डन। इतना सा कंसेप्ट आप सभी को समझ में आ गया क्या? कि जो भारी विलय हैं वो विलायक में नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अवसादन, सेडिमेंटेशन। डंडना डंडन। सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलें आगे। आइए अब फाइनली अपने कंसेप्ट पर आते हैं, और वो कंसेप्ट ये कि सर क्या है ये 30, क्या है ये 50, क्या है ये 70, क्या है ये S?
आ जाइए, सिंपल तरीके से समझते हैं। हाँ जी, हमारे पास जगह इधर है। चलो जी, आप में से कितने बच्चों ने ये वाली मशीन देखी हुई है, जल्दी से मुझे बताइए। क्या ऐसी मशीन आपने कभी अपनी लैब में या कहीं पर ऐसी मशीन देखी है? इस मशीन का नाम है बेटा सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इस मशीन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन कहा जाता है, अपकेंद्रण यंत्र कहा जाता है, अपकेंद्रण यंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन है जिसको हम अपकेंद्रण यंत्र बोलते हैं। सर इसमें हम क्या करते हैं? परख नली लेते हैं। परख नली को यहां पर ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये ब्लू कलर के हमको दिखाई दे रहे हैं। ये परख नली के होल्डर है। होल्डर, होल्डर का मतलब जिसके अंदर हम परख नली डालेंगे। ठीक है, जिसने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फील तो कर सकता है। चल मैं तेरे को दिखा देता हूं परख नली कैसे, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन में कैसे वर्क किया जाता है। अभी दिखा देता हूं, अगर मेरे पास एनिमेशन होएगा तो मैं बिल्कुल दिखाता हूं अभी। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा फील कर कि भाई तेरे पास एक परख नली है। क्या है तेरे पास? एक परख नली है। ये बंदे का हाथ दिखाई दे रहा है तेरे को? हाँ सर। उसकी ये परख नली दिखाई दे रही है, ये वाली परख नली, ये परख नली दिखाई दे रही है तेरे को? हाँ ठीक है, इस व्यक्ति ने परख नली ले रखी है और इस परख नली को इस ब्लू कलर के होल्डर में डाल रहा है। हाँ सर डाल रहा है। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जी, अब ये परख नली इस होल्डर में डाल दी। ये ढक्कन जो है ये बंद हो जाएगा और एक स्पीड से, एक निश्चित गति से इसको घुमाया जाएगा अंदर ही अंदर। कौन घूमेगी? सर परख नली घूमेगी, 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 घूमेगी। घूमने के बाद ये यंत्र बंद हो जाएगा। फिर इस परख नली को निकालकर देखा जाएगा कि चीज जो अंदर डाली थी वो नीचे बैठ गई या नहीं बैठ गई। डन? क्लियर है? डन डना डन डन। ये है कौन बेटा जी? आपकी सेंट्रीफ्यूगल मशीन। अब आजा कंसेप्ट पर, जरा ध्यान से, फटाफट ध्यान से सुन। देख देख बेटा, मैंने क्या किया, या स्वेडबर्ग की बात करूंगा। स्वेडबर्ग ने क्या किया बेटा? उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल ली। इस प्रोकैरियोटिक सेल को, इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम था उसको प्राप्त किया। अब हर चीज का क्वेश्चन आप बनाते हैं ना कि सर कैसे प्राप्त किया, किस तरीके से निकाला, पूछेंगे ना? हाँ सर पूछेंगे। अभी मत पूछ, क्योंकि जब जेनेटिक्स आएगी ना, जेनेटिक्स, तो वहां पर जब तू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेगा ना, तब मैं वहां पर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका क्या प्राप्त कर लिया? सर राइबोसोम निकाल लिया। ओके, अब राइबोसोम को निकालकर क्या किया? हाँ जी, राइबोसोम को निकालकर क्या किया? इस राइबोसोम को निकालकर उन्होंने परख नली में डाल दिया। ये मान लो परख नली है और इस परख नली के अंदर जल है। कौन है? जल है। और इस जल के अंदर उन्होंने मान लो क्या डाल दिया? राइबोसोम डाल दिया। कौन सा राइबोसोम है तुमको नहीं पता, तुमको नहीं पता 70 है कि 80 है कि कौन सा है। हमने तो बस यहां से अपने को तो क्या करना था? इस राइबोसोम को निकालना था, प्राप्त करके किसमें डाल दिया? अपन ने इस परख नली में डाल दिया जिसमें जल था। डन? ओके, चलें आगे। अब आगे क्या किया? अब इस परख नली को एक मशीन में रखा, जो मशीन मैंने आपको अभी अभी दिखाई थी, ये वाली जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी, अपकेंद्रण यंत्र। इस मशीन में इस परख नली को डाल दिया। ओके सर, ये परख नली को अपकेंद्रण मशीन में रख दिया। रख दिया? हाँ सर, अपकेंद्रण यंत्र में डाल दिया। अब इस अपकेंद्रण यंत्र को चलाया जाएगा। हाँ सर चलाया जाएगा। सबसे पहले हमने चलाया किस गति से? 10 रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से फॉर 1 मिनट। क्या सर समझ नहीं आया? इधर देख क्या लिखा हुआ है, 10 रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से फॉर 1 मिनट। अब इतना बुद्धि लगाओ, तुम बिल्कुल मूर्ख नहीं हो कि हर चीज यहां पर लिखनी पड़ेगी। बोल रहा हूं ना, रोटेशन पर सेकंड। रोटेशन पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट होएगी ये परख नली? 10 बार। कितनी बार रोटेट होएगी? 10 बार। 1 सेकंड में, एस मतलब सेकंड, 1 सेकंड में 10 बार क्या हो गई? घूम गई। कौन? परख नली। कितनी देर तक घुमाया? 1 मिनट तक घुमाया। मेरे को बता टोटल कितनी बार घूमी जल्दी से। 1 सेकंड में अगर 10 बार घूम रही है तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी? जल्दी से मुझे बता।
जल्दी से फटाफट। एक सेकंड में अगर 10 बार घूम रही है तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी? 600 बार यार। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 सेकंड में 10 बार, तो 60 सेकंड में 60 इंटू 10 कितनी बार? 600। 600 टाइम्स घूमेगी कि नहीं घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। चलो जी, अब इधर देख, ध्यान से देख। तूने क्या किया था? प्रोकैरियोटिक कोशिका से राइबोसोम निकाला, किसमें डाला? परख नली में डाला। इस परख नली को किसमें डाला? सर इस परख नली को इस अपकेंद्रण यंत्र में डाला। कितनी तेज, कितनी गति से घुमाया? 10 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से घुमाया। कितनी देर तक? 1 मिनट तक घुमाया। यानी कुल मिलाकर कितनी बार घूम गई? 600 बार घूम गई। घूमने के बाद घूमने के बाद घूमने के बाद घूमने के बाद जब ये रुक गया, कौन रुक गया? ये मशीन रुक गई। रुकने के बाद तूने इस परख नली को निकाला। हां सर निकाला। और निकालकर क्या देखा? तूने देखा क्या ये राइबोसोम इस अपकेंद्रण मशीन में डालने के बाद क्या ये राइबोसोम का अवसादन हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये राइबोसोम नीचे बैठे कि नहीं बैठे? नहीं बैठे। इतनी स्पीड से घुमाने के बाद में नीचे नहीं बैठे। चलो ठीक है, हमने स्पीड बढ़ाई, कितनी कर दी? सर हमने 20 रोटेशन पर सेकंड के हिसाब से घुमाया फॉर 1 मिनट। मुझे बता कितनी बार घूमेगा? जल्दी से मुझे बता। पहले हमने 1 सेकंड में 10 बार घुमाया, इतनी स्पीड थी। कितनी देर तक घुमाया? 1 मिनट तक। अब हमने स्पीड बढ़ा दी, कितना? 1 सेकंड में 20 बार घूमेगा, तो 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा? सर 60 इंटू 20 कितना हो जाएगा? सर 1200 बार। होएगा कि नहीं होएगा? हाँ सर। फिर वापस से वही 1200 बार घुमाया, इतनी बार घूम गई। 1 मिनट में 1200 बार घूम गई। हाँ सर घूम गई। घूमने के बाद वो मशीन रुकने के बाद हमने परख नली निकाली, देखा हमने क्या अवसादन हुआ? नहीं हुआ। अरे बाबा, इतनी स्पीड पर भी नहीं हुआ। अब ऐसे करते करते गुरु करते 30 करी, फिर 40 करी, फिर 50 करी, फिर 60 करी। ऐसे करते करते हम पहुंचे मेरे भाई 70 रोटेशन पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितनी बार? 70 बार। 1 सेकंड में कितनी बार? 70 टाइम्स 1 सेकंड। कितनी देर के लिए घुमाया? 1 मिनट। जल्दी में से मुझे बता, टोटल कितनी बार घूम ली वो परख नली? सोच, 1 मिनट में टोटल कितनी बार घूम लेगी? सर 60 इंटू 70 कितना हो जाएगा? 4200। नहीं हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? समझ गया? आ गया? यानी 1 मिनट में कितनी बार घूमी? 4200 बार आपकी परख नली घूमी। घूमने के बाद अब आपने जब निकाला, आपने देखा उड़ी बाबा सारा का सारा राइबोसोम नीचे बैठ गया। बता मेरे भाई कितनी स्पीड पर सेडिमेंटेशन हुआ? बता कितनी स्पीड पर सेडिमेंटेशन हुआ? सर 70 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड पर सेडिमेंटेशन हुआ। तो क्या ऐसे राइबोसोम को मैं 70S बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो यहां पर 70 और S का मीनिंग तेरे को पल्ले पड़ा। और इतनी बार बताने के बाद में, ये समझने के बाद में, अब तू मेरे को बताएगा सोच समझकर, यूकैरियोटिक कोशिका का राइबोसोम का अवसादन कितनी स्पीड पर हुआ होगा? दिमाग लगा, सोच जल्दी से सोच। यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होएगा वो कितनी गति से? 80 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से 1 मिनट तक घुमाया होगा, तो उसका अवसादन होगा। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका के राइबोसोम का नाम क्या पड़ा? 70S। समझ में आ गया तुमको? दंडना दंडन। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? चले आगे। सर ये तो समझ में आ गया कि इस राइबोसोम का अवसादन जो है वो इतनी गति से हो रहा था। S मीन्स सेडिमेंटेशन, 70 मीन्स स्पीड। इसका भी समझ में आ गया। S मीन्स सेडिमेंटेशन, 80 मीन्स स्पीड। ये तो समझ में आ गया। अब सर ये कैसे है? ये 30-50 कैसे? अब इधर देख, ध्यान से सुन। हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी विकसित है कि हमने क्या किया? हमने इस राइबोसोम की इन दोनों इकाइयों को अलग कर दिया। पुचुक। क्या कर दिया हमने? पुचुक।
क्या कर दिया, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया, छोटी अलग बड़ी अलग। ठीक है, छोटी को अलग कर दिया, बड़ी को अलग कर दिया। अब आप मुझे बताइए, छोटी वाली इकाई को अगर मैं परख नली में डालूंगा और परख नली में डालने के बाद इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम था उसकी छोटी वाली इकाई को मैं परख नली में डालूंगा, मुझे कितनी स्पीड पर अवसादन प्राप्त हो जाएगा, 30 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड पर क्या मिल जाएगा, अवसादन। तो क्या नाम पड़ेगा, 30s। और जो बड़ी वाली को डालूंगा, सिर्फ बड़ी वाली को डालूंगा, उसका अवसादन कितने पे हुआ होगा, 50 रोटेशन पर सेकंड की स्पीड से घुमाने पर क्या हो गया होगा, अवसादन हो गया होगा। इसलिए नाम क्या पड़ गया, 50s। सिमिलरली यूकैरियोटिक कोशिका की छोटी इकाई को डाला, अवसादन हो गया 40 रोटेशन पर सेकंड, बड़ी इकाई को डाला, अवसादन हो गया 60 रोटेशन पर सेकंड। तो नाम क्या पड़ गया, 40s, 60s। बताओ मेरे बच्चों, तुमको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चीरता हुआ गया या दिमाग में घुसता हुआ गया, जल्दी से बताओ। सर आ गया समझ में, वेल डन भूर्वी, वेरी गुड। आ गया समझ में, वेल डन। दिमाग में घुस गया, दिमाग में घुसता हुआ चला गया, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए, ये हमने बेटा राइबोसोम पढ़ लिया है पूरा का पूरा। और आपको पत्ते की बात और बता दे, हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी पढ़ लिया और यूकैरियोटिक राइबोसोम भी पढ़ लिया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ साथ यहां पर जल्दी से यहां तक की लाइन बिना बातें किए, बिना कुछ लिखे, फालतू का, जरा जल्दी से एक बार फटाफट इस राइबोसोम को पूरा का पूरा यहां से पढ़ लें। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में लिखा हुआ है, फिर मैं यूकैरियोटिक दिखा देता हूं। हाँ जी, जल्दी से देख, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या लिखा है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से भी जुड़ा होता है, कोशिका द्रव्य में भी होता है, जीव द्रव्य झिल्ली से भी जुड़ा होता है, एमआरएनए से भी जुड़ा होता है ना। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकृति के होते हैं, याद रखना, 15 से 20 नैनोमीटर आकृति के होते हैं। 2 इकाइयों से बने होते हैं, 50 और 30। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए इसका, जो आपस में मिलकर क्या बना रहे, 70s राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी राइबोसोम जो है एक ऐसी संरचना है जिसके ऊपर प्रोटीन बनता है, यानी राइबोसोम एक फैक्ट्री है जो प्रोटीन बनाएगी। ठीक है, बहुत से राइबोसोम एमआरएनए संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, बहु राइबोसोम या बहुसूत्र, जो आगे चलकर किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। खत्म खल्लास, ये है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। डन। हमने सिर्फ एक ही चीज यहां पर हमसे मिस हो गई और वो था इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर। बाकी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। इस पूरे यूकैरियोटिक राइबोसोम को मेरे सामने अभी के अभी पढ़ लीजिए। हाँ जी, सर फर्स्ट लाइन फिर से बता दो। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। चलो, ये वाली लाइन तक समझ में नहीं आई, इतनी सी बात सुन बेटा। इफ दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कहां कहां पर है, इधर देखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में है। भाई ये कौन था बेटा, बताओ मेरे को, ये कौन है सर, कोशिका द्रव्य है ना, इसी कोशिका द्रव्य में है। हाँ, लेकिन इस कोशिका द्रव्य में पर्टिकुलरली किससे जुड़े हुए हैं, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली से। ये कौन है सर, कोशिका झिल्ली। अच्छा, कोशिका झिल्ली को हम जीव द्रव्य झिल्ली भी तो बोलते हैं। हाँ, तो ये लाइन आपको शायद समझ में नहीं आई क्या, कि सर राइबोसोम जो है वो कहां पर हैं, सर कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में तो है, लेकिन पर्टिकुलरली कोशिका द्रव्य में वो किससे जुड़े हुए हैं, सर ये झिल्ली से जुड़े हुए हैं। कौन सी झिल्ली से, जीव द्रव्य झिल्ली से। तो हमारी एनसीईआरटी में बस इतना सा पॉइंट रह गया। ऐसे लिखती ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता, बेटर लगता। क्या कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कहां पर मिल रहे हैं, सर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में होते हैं, जो कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं।
सोचिए रूम है, इस रूम के अंदर जो खाली जगह है वो खाली जगह इस रूम का भाग है ना। हाँ, अब मैं इसके दीवार से चिपक गया तो मैं कहां पर मिल रहा हूं, इस खाली जगह के अंदर, और चिपका हुआ हूं किससे, इस रूम की दीवार से। वही चीज है, ठीक है, डन। चले आगे, चलो फटाफट यहां पर जल्दी से अब ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, इसको फटाफट पढ़ लीजिए। सर 30 और 50 70 क्यों होता है प्रिंस ओझा? बस बेटा इससे ज्यादा मेरे अंदर क्षमता नहीं है बेटा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि तेरे को यहां पर ऐड नहीं करना है चीजों को। 30 और 50 मिलकर तू 80 कर रहा है ना, गणित नहीं लगानी है, कंसेप्ट समझना था कि 30 यहां पर क्या है, 50 यहां पर क्या है। हाँ जी, तो जॉर्ज पैलेट ने देखा था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। क्या मैंने ये भी बता दिया ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं? क्या बता दिया मैंने आपको, ये राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है ना, या मैं बोलूंगा ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। कौन सी न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा? आरआरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर किससे बनते हैं, क्या बनाते हैं? राइबोसोम बनाते हैं, जिन पर कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ये भी हम जानते हैं। यूकैरियोट्स में राइबोसोम कौन से होते हैं? 80S प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में कैसे थे? 70S प्रकार के होते हैं। राइबोसोम की उप इकाई कितनी होती है? 2 होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। और यहां पर S जो है वो किस चीज को बता रहा था? स्वेडबर्ग इकाई या अवसादन गुणांक। स्वेडबर्ग उस वैज्ञानिक का नाम जिसने ये कंसेप्ट बताया। अवसादन गुणांक क्यों बोला? क्योंकि यहां पर S का मतलब था सेडिमेंटेशन, अवसादन से संबंधित था, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। अब आकार और घनत्व का मतलब जरा सोच, जो 50S है, 50 की स्पीड, 70 की स्पीड, यानी स्पीड ज्यादा लग रही है। अगर चीज बड़ी है तो स्पीड ज्यादा लग रही है उसको बैठाने के लिए। देख, छोटी इकाई के लिए 30 रोटेशन पर सेकेंड, बड़ी की इकाई के लिए 50 रोटेशन पर सेकेंड है। तो जो छोटी इकाई है उसका आकार छोटा होगा, उसका घनत्व छोटा होगा, तो जल्दी बैठ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी स्पीड घुमाने पर नीचे बैठ जाएगी। लेकिन 50 वाली जो उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका आकार ज्यादा है, भार ज्यादा है, तो उसको बैठाने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ये कंसेप्ट था, ठीक है जी। और दोनों 70 80S राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बने होते हैं, ये भी हो गया। अच्छा, एक और चीज यहां पर छूट गई है, वो और मैं बता देता हूं यहां पर, और वो ये लास्ट बिंदु था क्या, कि सर ये जो 2 इकाइयां जो होती हैं, ये क्या ये आपस में कैसे जुड़ती है, कौन इनको जोड़े रखता है? तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है बेटा जी? याद रखना, मैग्नीशियम। भूल ना जाना, अपने जीवन में लाइफ टाइम याद रखना, कौन? मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल। मैग्नीशियम एक तत्व है, एक एलिमेंट है जो इन दोनों इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। यस मंजीत बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम वो आयन है जो इन दोनों इकाइयों को जोड़े रखने का कार्य करता है। ये था हमारा राइबोसोम, और इसी के साथ समाप्त हुआ है राइबोसोम, और इसी के साथ समाप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली जो कोशिका हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूकैरियोटिक कोशिका। आइए स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ना। बिंदु दर बिंदु चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु यूकैरियोटिक कोशिका में, और वो यहां पर जब आप यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो यहां पर कई सारी चीजें जो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हुआ हूं, आपको हाइलाइटेड पोर्शन सारा का सारा मिल जाएगा। आइए यूकैरियोटिक कोशिका को पढ़ते हैं। जल्दी से मुझे बताइएगा, आर.एच. विटेकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें कौन से जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रखी गई थी? सोच सर, केवल मोनेरा जगत। 5 जगत वर्गीकरण याद है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना। पहले लेक्चर में बताया था। हाँ, सिर्फ मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, तो यूकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आ गई? सर रिमेनिंग 4 जगत में कौन कौन सा? सर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हम आधे जीव भी बोलते हैं। आधे का मतलब होता है प्राचीन, याद रखना, आधे का मतलब होता है प्राचीन। तो प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, प्लांटी या पादप बोल दीजिए, वनस्पति बोल दीजिए, और प्राणी, एनिमल्स। तेरे को प्राणी समझ में आ गया, एनिमल्स। तेरे को पादप समझ में आ गया, प्लांट्स। तेरे को कवक नाम सुना है, फंजाई, फंगस, फफूंदी बोला जाता है। और प्रोटिस्टा एक जगत जिसमें एकल कोशी के यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। सो ये 4 ऐसे जगत हैं जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका को रखा जाता है। टोटल 5 जगत में से मात्र मोनेरा जगत में किसको रखा था? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ये था पहला बिंदु। आइए जी दूसरा बिंदु,
यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इतने लेक्चर हो गए, 4 से 5 लेक्चर हो गए, जिसमें इतना कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिनके अंदर क्या मिलता है सर, केंद्रक आवरण मिलता है। जिसके अंदर क्या होते हैं, झिल्ली में कोशिकांग होते हैं। केंद्रक आवरण के अंदर क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। याद आ रहा है? हाँ सर। सो हमने क्या बोला, यूकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका है जिनके अंदर क्या मिल रहा है बेटा जी, केंद्रक आवरण मिलता है। और उस केंद्रक आवरण के भीतर क्या मिल रहा है, आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। वो आनुवंशिक पदार्थ जो है वो किस रूप में मिलता है सर, गुणसूत्र के रूप में मिलता है। क्या वो गुणसूत्र गोल थे कि नहीं? नहीं सर, वो गुणसूत्र रेखीय थे। क्या ये चीज मैं बता चुका हूं? बिल्कुल बता चुका हूं। अगर आप बाद में आए हैं, बाद में कोर्स ज्वाइन किया है, तो प्लीज इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकता है, बार बार बोल रहा हूं, जो नए बच्चे हैं अभी तक जितने भी लेक्चर हो उसको जितना जल्दी रिवाइज करते जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। ठीक है। सो केंद्रक आवरण मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। केंद्रक आवरण के भीतर क्या मिल रहा है सर, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। किस रूप में मिल रहा है, गुणसूत्र के रूप में। कैसे होते हैं वो गुणसूत्र, गोल नहीं होते, कैसे होते हैं, रेखीय होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, क्या यहां पर झिल्ली में कोशिकांग मिल रहे हैं? हाँ सर, झिल्ली में कोशिकांग मिलते हैं जी। झिल्ली में कोशिकांग का मतलब क्या होता है, ऐसे कोशिका अंगक जिनके ऊपर झिल्ली मिलेगी, ऐसे कोशिका अंगक जिनके ऊपर झिल्ली मिलेगी। अब नीट में ना पहले प्रश्न पूछे जाते थे, आजकल भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली में कोशिकांग जो होते हैं, या तो वो एकल झिल्ली से ढके होते हैं, एकल झिल्ली से आवृत होते हैं, या वो द्विझिल्ली से आवृत होते हैं, द्विझिल्ली आवृत होते हैं। अब प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, बताओ मेरे भाई कौन सा कोशिका अंगक है जो केवल एकल झिल्ली से आवृत है और कौन सा कोशिका अंगक है जो दोहरी झिल्ली से आवृत है। तो आपने एग्जाम्पल याद रखने हैं मेरे भाई। क्या आपने नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया? सर जी कैसी बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना है? बिल्कुल नाम सुना है मेरे भाई। क्या आपने लवक नाम सुना है? लवक, हाँ सर, प्लास्टिड बोला जाता है। मेरे भाई आपने न्यूक्लियस नाम सुना है? हाँ सर, केंद्रक। ये 3 संरचनाएं याद रखनी है आपने जो दोहरे आवरण युक्त होती हैं, 2 आवरण युक्त होते हैं। जैसे आपने इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, 9th क्लास में ये चीज पढ़ ली होगी यार। अगर नहीं भी पढ़ी थी तो इतना याद आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां, एक बाहरी झिल्ली है, एक अंदरूनी झिल्ली है, तो 2 झिल्लियां मिल रही हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। सिमिलरली लवक में भी होती है, सिमिलरली न्यूक्लियस में भी होती है। ठीक है, तो MPN कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, या MNP। ठीक है, ये 3 याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। इनमें तीनों में क्या होता है, दोहरा आवरण होता है झिल्ली का। सर एकल आवरण किसमें मिलता है? एकल आवरण मिलता है बेटा जी, सबसे पहले याद रखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं ER। इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ER कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा मैंने शिवम देख लिया था लेक्चर में, ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, क्रोमोनीमी, ये वर्ड यूज में लिए थे? न्यूक्लियोइड, क्या ये वर्ड मैंने यूज में लिए थे? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा सभी बच्चे, क्या ये वर्ड मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में यूज में लिए थे? बताना जल्दी से। शिवम ध्यान से सुन, लिए थे? हाँ लिए थे जी, बिल्कुल लिए थे। और मैंने वो लेक्चर देख लिया जहां पर मैंने लिए थे। तो वो जो न्यूक्लियोइड वर्ड था ना, उसी न्यूक्लियोइड को हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्राभ। ठीक है शिवम, डन। और अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं अभी वापस से बता देता हूं केंद्राभ वाली कहानी, पहले एक बार इसको सुन ले बेटा। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपरह द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, गोल्जी काय या गोल्जी काय लिख देता हूं, गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस, कई सारे नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे को टेलीग्राम पर, सर ये डिक्टियोसोम क्या होते हैं? तो याद रखना वो गोल्जी बॉडीज लिख देता हूं,
वो गोल्जी बॉडीज जो प्लांट में होती ना, पादपों के अंदर, पादप कोशिका के अंदर मिलने वाली गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, याद रखना। वो गोल्जी बॉडीज जो पादपों में मिलती है, उन पादपों में जो गोल्जी बॉडी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो एक बच्चे ने पूछा था, आई होप आप सभी को भी ये अब जान लेंगे, याद रखना। डिक्टियोसोम क्या होता है बेटा जी, याद रखना, एक प्लांट सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडीज मिलती हैं, उन गोल्जी बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, रसधानी, रसधानी, लयनकाय, सूक्ष्मकाय, सूक्ष्मकाय, बस ये सिंपल से एग्जांपल याद रखें। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, रसधानी, लयनकाय, सूक्ष्मकाय, ये कुछ एग्जांपल हैं जो आपने याद रखने हैं, जो एकल झिल्ली आवृत होते हैं, एक झिल्ली से आवृत होते हैं। किससे, एक झिल्ली से क्या होते हैं, आवृत होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है यहां पर पते की बात, वो ये कि झिल्लीहीन कोशिकांग कौन से होते हैं। ये तो आपने क्या बताया, देख यूकैरियोटिक कोशिका में तुमने सबसे पहला बिंदु ये लिख दिया कि यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या है। दूसरा बिंदु आपने ये लिखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या मिल रहा है, केंद्रक आवरण मिलता है, जिसके भीतर कौन मिल रहा है, आनुवांशिक पदार्थ, जो कौन है, गुणसूत्र हैं, कैसे होते हैं, रेखित होते हैं, रेखाओं में होते हैं। नेक्स्ट हमने बोला कि भैया इनके अंदर झिल्ली में कोशिकांग होता है, वो झिल्ली में कोशिकांग या तो एकल झिल्ली होंगे या दोहरी झिल्ली होंगे। एकल झिल्ली वाले ये लिख दिए, दोहरी झिल्ली वाले ये लिख दिए। क्या यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीहीन कोशिका अंगक भी होते हैं? यस। क्या यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीहीन कोशिकांग भी होते हैं? हाँ जी। अब आप मुझे बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं झिल्लीहीन कोशिकांग कौन से हैं, बताइए। झिल्लीहीन कोशिकांग, वेल डन, राइबोसोम। सर क्लोरोप्लास्ट भी तो दो झिल्ली युक्त होता है। ओए मेरी माँ, बेटा लवक तूने नाम सुना है मेरे भाई, जो भी है जिसने लिखा सर क्लोरोप्लास्ट, बेटा लवक नाम सुना है, लवक। लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला मैंने, पल्ले पड़ा, क्या बोला, ये लवक लिखा है ना, लवक, ये तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों मिलकर दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। ठीक है, चलो। सो झिल्लीहीन कोशिकांग के एग्जाम्पल बेटा जी आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं है। झिल्लीहीन कोशिकांग का सबसे पहला एग्जाम्पल आपने याद रखना है, राइबोसोम। ये सारा का सारा आपने अपनी कॉपी में भी उतारना है। राइबोसोम हो गया, ये तो आपको पता है यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। और केंद्रिका यहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहां पर लिखा हुआ केंद्रिका। सर केंद्रिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। या यहां पर लिखूं, यहां लिख दूं, झिल्लीहीन कोशिकांग, यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं मेरे भाई, घबरा क्यों रहा है, घबरा मत, आराम से पढ़। तो झिल्लीहीन कोशिकांग सबसे पहला कौन सा था बेटा जी, याद रखना है आपने, राइबोसोम। सबसे पहला राइबोसोम। दूसरा कौन सा याद रखना बेटा जी आपने, केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब ये एक अगर कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, तो केंद्रक के अंदर मिलती है एक संरचना जिसका नाम होता है कौन, केंद्रिका। ठीक है, और तारक केंद्र, क्या नाम है, तारक केंद्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। ठीक है, और आप मुझे बताइए, दो सेंट्रियोल मिलकर, दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं, सर एक तारक काय बनाते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से ये आपने सिंपल से तीन संरचनाएं याद रखनी है। ठीक है, जो कैसी होती हैं, झिल्लीहीन होती है। एक और संरचना याद रखना, साइटोपंजर, साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। सर ये किस चीज से बना होता है, साइटोस्केलेटन, साइटोपंजर, इसी यूकैरियोटिक कोशिका में तू आगे जाकर पढ़ेगा। साइटोपंजर जो होते हैं वो प्रोटीन के फाइबर होते हैं। किसके फाइबर होते हैं, प्रोटीन के फाइबर होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है माइक्रो ट्यूब्यूल और एक होता है माइक्रो फिलामेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म
नलिका और इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तंतु। तो सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, ये दो प्रकार के इस तरीके से, ये एक धागे रूपी संरचनाएं होती हैं, इस तरीके से प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? साइटोपंजर, और इन पर भी कोई आवरण नहीं होता है। तो झिल्लीहीन कोशिकांग ये हैं, 4 याद रखने, राइबोसोम, केंद्रिका, तारक केंद्र जो 2 मिलकर क्या बनाते हैं? तारक का, और साइटोपंजर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। डन। ये हमारे झिल्लीहीन कोशिकांग, ये थे हमारे, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे स्कूल में होता था ना, कॉपी में लिखते थे और फिर जो यहां पर चीज नहीं आती तो क्या लिखते थे? पीटीओ। पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर। कितने बच्चों ने अपने स्कूल में ऐसा किया है कि जब यहां पर एक पेज पर जब जगह नहीं बचती थी तो यहां पर नीचे लिख देते ना पीटीओ पीटीओ? कितने बच्चों ने किया था? सर राजधानी कैसी होती है? बढ़िया होती है बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास, मस्त होती है राजधानी, एकदम बढ़िया होती है, रस से भरपूर होती है, कसम से खाने का मन करता है। अरे जब आएगा तो पढ़ेंगे ना, बहुत जल्दी है तुमको, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। सर राजधानी कैसी होती है? रसमलाई जैसी होती है। हाँ भाई बताइए, ये इस तरीके से पेज जब खत्म हो जाता है तो क्या लिखते हैं? पीटीओ लिखते हैं ना। तो मैंने यहां पर पीटीओ लिख दिया। क्या पीटीओ? अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो पीटेंगे तुमको, पीटीओ, ठीक है। हाँ जी, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर, ये कर दिया, टर्न ओवर यहां पर लिख दिया है। चलिए सर, कितने बिंदु हो गए यूकैरियोटिक कोशिका में? यूकैरियोटिक कोशिका में पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बिंदु हो चुके हैं। अब बारी आ रही है चौथे बिंदु की। चलो जी, अब बेटा यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या क्या सर? कंपार्टमेंटलाइजेशन, कक्ष युक्त होते हैं। कौन कक्ष युक्त होता है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है वो कक्ष युक्त होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन मिलता है। अब सर ये समझ में नहीं आता, सर ये चीज समझ में नहीं आती, ये कंपार्टमेंटलाइजेशन कक्ष युक्त क्या होता है? सर क्या ये लाइन एनसीईआरटी में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये बैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरंभ बैच, और इस बैच में से मैं बहुत सारे बच्चे चाहता हूं कि वो सिलेक्ट हों, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे। आप में से किसी बच्चे ने अगर यूकैरियोटिक कोशिका ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करी होगी तो यहां पर जरा देखिए, अब तक मैंने आपको क्या क्या चीज बता दी। देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या आते हैं? सर आद्य जीव आते हैं। आद्य जीव तुमको समझ में आ गया, कौन आ गया? प्रोटिस्ट आ गए। आद्य जीव मीन्स प्रोटिस्ट, यही बताया। आद्य जीव लिखा यानी प्रोटिस्टा जगत, और पादप यानी प्लांटी, प्राणी यानी एनिमेलिया, कवक यानी फंगस, ठीक है। तो ये हमने पहला बिंदु देख लिया था जो यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल थे। डन। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यहां तक का बिंदु तो समझ में आ गया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं, यह भी हमने देख लिया, लेकिन उसके आगे लाइन लिखी हुई थी क्या? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त होता है। इसका मीनिंग क्या है? सर ये समझ में नहीं आया। ये जो लाइन है ना, कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त होता है, ये समझ में नहीं आया। मेरे भाई मैं तेरे से एक चीज पूछता हूं, मेरे को बता, तेरा ये एक घर है, जस्ट इमेजिन इफ दिस इज योर घर, अगर ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और इस घर में, इस घर के अंदर कोई रूम ना हो, कोई रूम ना हो, तो हम क्या बोलते हैं? रूम को क्या बोलते हैं? कक्ष नहीं बोलते हैं कि पधारो महाराज कक्ष में पधारो। कभी सुना है? पुरानी रामायण या महाभारत इस तरीके की अगर आपने कभी सीरियल्स में देखा हो तो बोलते हैं ना कि पधारो महाराज कक्ष में पधारो, है ना, बोलते हैं ना। कक्ष मतलब कमरा, रूम। तो जरा सोच, इस रूम के अंदर कोई कक्ष दिख रहा है? सॉरी, इस घर के अंदर कोई कक्ष दिख रहा है? नहीं। लेकिन वहीं अगर मैं इस घर की बात करूं तो इस घर में ये एक कक्ष है, ये एक कक्ष है, इतना सा कक्ष बन गया, एक ये कक्ष बन गया, एक इधर कक्ष बन गया, एक ऐसे कक्ष बन गया। अब मुझे बता, क्या इस घर के अंदर कक्ष मिल रहे हैं? हाँ सर।
तो अब मुझे बताएं इनमें से कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका, कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका? सर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंदर कोई झिल्ली में कोशिकांग नहीं था। जब झिल्ली में कोशिकांग नहीं था तो कोशिका द्रव्य कक्षों में नहीं बटा। झिल्ली में कोशिकांग नहीं था तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट गया नहीं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट गया। क्यों? क्योंकि झिल्ली युक्त क्या मिल रहे थे? कोशिका अंगक मिल रहे थे। बोलिए, क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर है कि कक्ष युक्त का मतलब ये एक कक्ष, ये कक्ष, ये कक्ष, ये कौन है? ये कोशिका अंगक है, ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। अगर ये सेल ऑर्गेनल्स ना होते तो भाई ये प्रोकैरियोटिक कोशिका अंगक है, झिल्ली युक्त, इट मींस कंपार्टमेंट में बट गया। ये है क्या? आपका कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कक्ष युक्त। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा चौथा बिंदु। आगे बढ़ते हैं। देख, मैंने तेरे को अभी तक जितने भी बिंदु बता दिए हैं वो सारे मैं कवर करता जा रहा हूं एनसीईआरटी से। देख, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त उपस्थित होता है, ये भी हमने कवर कर लिया। मैं सारा A to Z तेरे की एनसीईआरटी कवर कराता जा रहा हूं, ध्यान से देखता जा। ठीक है, और तुमको आज एक और चीज दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? भी रुक, अभी वेट कर। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली में केंद्रक आवरण है। हाँ सर, क्या है? झिल्ली में केंद्रक आवरण है। हाँ सर, झिल्ली में क्या मिल रहा है? केंद्रक आवरण मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज बता रखी है? हाँ जी, एक ये वाली लाइन और देख लीजिए, फिर उसके बाद जो बीच वाली लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। इनके अंदर आनुवांशिक पदार्थ कहां पर मिल रहा था? सर केंद्रक के अंदर मिल रहा था। कैसा था? गोल था, गुणसूत्र के रूप में मिल रहा था, रेखीय गुणसूत्र के रूप में मिल रहा था, या गोलाकार गुणसूत्र के रूप में एकल मिल रहा था? सर एकल, गोलाकार या वृत्ताकार गुणसूत्र तो प्रोकैरियोट्स में मिल रहा था, मुख्य आनुवांशिक पदार्थ। यहां पर जो आनुवांशिक पदार्थ मिल रहा था वो किस रूप में मिल रहा था? गुणसूत्रों के रूप में मिल रहा है। व्यवस्थित होता है केंद्रक के अंदर, और कैसा होता है? रेखित होता है। ये ऑलरेडी मैं वहां पर लिख चुका हूं। ठीक है, अब ये जो बीच में जो लाइन लिखी हुई है इस चीज को एक बार समझ लेते हैं। आइएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, पांचवा बिंदु समझने की कोशिश करिएगा बेटा, समझने की कोशिश करा करें, दिमाग का इस्तेमाल किया करें। ठीक है, भोंदूलाल नहीं हैं आप, समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, दूसरी चीज, अभी मेरे को ये बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइएगा, आप में से कितने बच्चों को एक दूसरे के कमेंट दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं जानबूझ के ये देखना चाह रहा था आप में से कितने बच्चे जो एक दूसरे के कमेंट पर फोकस कर रहे हैं। जब पढ़ाई किया करो। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब आप क्लासरूम में बैठते हो, ऑफलाइन क्लासेस में जब जाते थे, सामने टीचर पढ़ाता है तो तुम एक दूसरे से बात करते हो कि टीचर की बात सुनते हो? लॉजिक के साथ सोचना, तुम आपस में बात करते हो, एक दूसरे की बात करते हो, या सामने जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस करते हो? जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस। फिर आपस में क्यों बात कर रहे हो? एक दूसरे के क्यों कमेंट देख रहे हो? मत देखो। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हम यही करते हैं क्या? ऑनलाइन स्टडी में हम एक दूसरे के कमेंट, अच्छा इसने ये लिख दिया, सामने टीचर कुछ भी भौंकता रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी बोलता रहे कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक दूसरे के कमेंट, अच्छा रोशनी ने ये लिखा, अच्छा संकेत ने ये लिखा, अच्छा मीरा ने ये लिखा, अच्छा मोनू कुमार ने ये लिखा, ये नहीं करना है। एक देखो कह रहा है सर बारिश हो रही है, बारिश बारिश हो रही है, बारिश तो नहा ले जाके बेटा, नहा ले जाके। आइए पांचवा बिंदु पढ़ते हैं। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए कौन सी कोशिका ज्यादा जटिल है?
या कौन सी कोशिका ज्यादा जटिल है। जटिल का मतलब समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स है, किसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ऑब्वियस सी बात है यूकैरियोटिक कोशिका। अब सपोज एक यूकैरियोटिक कोशिका है और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इन दोनों में से कॉम्प्लेक्सिटी किसमें ज्यादा मिलेगी, जटिलता किसमें ज्यादा मिलेगी, यूकैरियोट्स में जटिलता ज्यादा मिलेगी। अब आप मुझे बताइएगा, आप सभी ने केंद्रक नाम सुना है? हाँ सर केंद्रक नाम सुना है। आप सभी ने अंतःप्रेत द्रव्य जालिका नाम सुना है? हाँ सर अंतःप्रेत द्रव्य जालिका नाम सुना है। गोल्जिकाय सुना है? हाँ सर गोल्जिकाय सुना है। ये सारे नाम सुने होंगे। सपोज यहां पर बैठा एक कोशिका अंगक है ए और यहां पर बैठा है कोई कोशिका अंगक बी। ए कोशिकांग से बी कोशिकांग तक किसी चीज को पहुंचाना है, कैसे पहुंचाया जाए भाई? यहां तो कोशिका अंगक मिल ही नहीं रहे, यहां तो कोई कोशिकांग मिल ही नहीं रहा, यहां पर कोशिकांगक मिल रहे हैं। ए कोशिकांग का बी कोशिकांग से रिलेशन है। ए कोशिकांग जो है, ए सेल ऑर्गेनल जो है, उसका उत्पाद जो है वो बी तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएं, कौन पहुंचाएगा, किस तरीके से ले जाया जाएगा? तो याद रखना, भूल ना जाइएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, इधर फोकस करना, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य जो होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। क्या बोला हमने? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका, इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और इस सर्कुलर मोशन को क्या कहा जाता है, याद रखना, साइक्लोसिस। तो बेटा भूल ना जाना, साइक्लोसिस सर हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य गति। इंग्लिश में एक और नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस बोला जाता है। हिंदी में बहुत सिंपल सा मीनिंग है, क्या मेरे भाई? हिंदी में बिल्कुल सीधा, क्या? कोशिका द्रव्य गति। भाई तेरे को यहां पर कौन गति करते हुए दिखाई दे रहा है? कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य गति। सिंपल, देख कितना कितना आसान है हिंदी। हिंदी कितनी आसान है, आराम से देख, इस वर्ड का मीनिंग तेरे को समझ में आ रहा है। कोशिका द्रव्य गति, कौन गति कर रहा है? सर कोशिका द्रव्य गति कर रहा है। डन। तो ये किसमें मिलता है बेटा जी, याद रखना, यूकैरियोटिक कोशिका में मिलता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। प्रश्न आया हुआ है नीट में, भूल ना जाइएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य गति नहीं करता है। नेक्स्ट, छठा बिंदु, ध्यान से सुन, मुझे जल्दी से मुझे बता, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका को संरचना को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? उसकी आकृति को, उसके शेप को, उसकी शेप को, उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार था? जल्दी 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 आंसर। सर क्लास पीछे भी हो पा रही है? हाँ जी, कोशिका झिल्ली जिम्मेदार थी। वेल डन भूरवी, इतनी बड़ी पिट्टी लगेगी तुम्हें। देखो हर साल कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे हत्थे चढ़ते हैं, ठीक है, और हमें उनका नाम फिर याद हो जाते हैं हर बैच में। तो कोशिश करना वो हमारे दिमाग में अपना नाम मत डालना कि तुम हमारे हत्थे चढ़ो हमेशा, ठीक है, समझ में आ गए ना? कोशिश करना कि कोई भी बच्चा मुझे याद ना रहे, क्योंकि फिर मुझे जब याद रहने लग जाते हैं तो मैं क्लास में फिर नाम लेने लग जाता हूं। समझ में आ गया? और किनका नाम लेता हूं आप जानते हैं, फिर जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए, कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल की शेप को मेंटेन कर रहा था? सर सेल वॉल, कितनी बार तो पढ़ लिया, कौन कर रहा था? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, है ना। अब आ जाते हैं किस पे, यूकैरियोटिक कोशिका। अब बेटा यूकैरियोटिक कोशिका में, एक सेकंड रुकिए, हमारे पास जगह है, हाँ है, ये वाला बिंदु मैं यहां पर लिख दूं, छठा बिंदु मैं यहां पर लिख देता हूं। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका की आकृति कौन बनाएगा? कोशिका आकृति कौन बनाएगा? कोशिका का आकार जो है उसको, कोशिका की आकृति को कौन मेंटेन करेगा? तो कोई ना कोई तो करेगा। कोशिका की आकृति को मेंटेन करने वाला कोई ना कोई तो होगा। अब तुम पढ़ते नहीं हो, तुम सीधा आंसर देने लग जाते हो। इधर फोकस कर मेरे भाई। कोशिका की आकृति को मेंटेन करने का काम जो संरचना करेगी वो कौन होएगी? इधर देख, ध्यान से देख, ध्यान से सुन। तूने यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल क्या क्या लिखे? एक तो लिखा तूने प्रोटिस्टा जगत,
हाँ सर लिखा। एक तूने लिखा कवक जगत, हाँ सर लिखा। एक तूने लिखा पादप जगत, हाँ सर लिखा। एक तूने लिखा प्राणी जगत। एक है एनिमल्स, एक है प्लांट, एक है फंजाई और एक है प्रोटिस्टन्स। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां पर प्रोटिस्टा में कोशिका की आकृति को मेंटेन करने के लिए यहां पर भी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है, यहां तो नहीं मिल रही। क्या ये चीज समझ में आई तुमको? क्या प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो जीव होते हैं उनके बाहर कोशिका भित्ति होती है? होती है। कवक जो होते हैं, फंजाइस जो होती है, उनकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है? होती है। प्लांट्स जो होते हैं उनकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन प्राणियों में, एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती? इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, अब इधर देख, कोशिका भित्ति तो आकृति को मेंटेन करती ही करती है, साथ ही साथ एक और संरचना जिसका नाम है, याद रखना, साइटोपंजर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्केलेटन। अब ये क्या होता है, मैंने हल्का सा हिंट दिया तुमको, एक हल्की सी चीज बताई कि मेरे भाई अगर ये कोशिका है तो इसके अंदर इस तरीके से धागेदार संरचनाएं हैं जो प्रोटीन की बनी हुई हैं, इस तरीके से जो नलिकावत धागे में संरचनाएं हैं, और ये संरचनाएं इस तरीके से फैली रही हैं, इस तरीके से फैली पड़ी है कि ये कोशिका को सिकुड़ने से बचाती है और फटने से बचाती है। सिकुड़ने भी नहीं दे रही, फटने भी नहीं दे रही, सिकुड़ने भी नहीं दे रही, फटने भी नहीं दे रही, यानी कोशिका की आकृति को मेंटेन कर रही है। हाँ सर, मेंटेन कर रही है कौन? ये धागेदार संरचना। और ये धागेदार संरचना जो होती है क्या कहलाती है? साइटोपंजर, जो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, और इनफैक्ट यहां पर भी है। तो मेरे दोस्त, इस चीज को तुमको समझना था, फील करना था, कनेक्ट करना था कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में आकृति को मेंटेन, कोशिका की आकृति को मेंटेन दो चीजें करती हैं। कौन? एक करती है मेरे भाई सेल वॉल, एक करती है सेल वॉल और एक करता है साइटोपंजर। अब बात आ रही है कि सेल वॉल क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में है? यस सर, सेल वॉल सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, एक्सेप्ट किसके? एनिमल्स के। जबकि साइटोपंजर जो है ये सभी में मिलता है, सब में। ये था कंसेप्ट। हाँ जी सर, दिख नहीं रहा सर, सुनाई नहीं दे रहा, समीर अंसारी को दिखाई नहीं दे रहा। कैसे दिखाई दे, कैसे बताऊं मैं? बता। अब तेरा नेटवर्क अगर स्ट्रांग नहीं है बेटा तो मैं तेरा रिचार्ज कैसे कराऊंगा बेटा? खुद थोड़ा सा सोचना बेटा, थोड़ा सा तो, इतना तो तुमको सोचना पड़ेगा। जहां पर तुम रह रहे हो अगर वहां पर नेटवर्क स्ट्रांग नहीं होगा तो वो चीज ब्लर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। समझ में सुनाई दे रहा है समीर अंसारी? हाँ जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब ये जो चीज मैंने छठा बिंदु बताया है और ये जो मैंने पांचवा बिंदु बताया था, ये दो बिंदु मेरे को बताने थे। यहां पर पढ़, यहां पर क्या लिखा हुआ? इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? ये जो पढ़ा था, इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की जटिल गतिकीय, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या मिल रही है? गति मिल रही है। ये नहीं बताया किसकी गति मिल रही है? कोशिका द्रव्य की गति मिल रही है। उस कोशिका द्रव्य की गति को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य गति, साइक्लोसिस बोला जाता है। जो याद रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। क्यों होती है साइक्लोसिस? क्योंकि कोशिका द्रव्य को मूव करना है। क्यों मूव करना है? क्योंकि एक कोशिकांग का दूसरे किसी ना किसी कोशिकांग से अगर लेना देना है, कुछ संबंध है, तो कोई मटेरियल अगर पहुंचाना है तो कोशिका द्रव्य क्या करेगा? गति करेगा। जो यहां पर बताना चाहिए था नहीं बताया, कोई बात नहीं, मीनिंग समझ में आ गया। आगे कोशिकीय कंकाल। सर ये कोशिकीय कंकाल क्या है? माफ करिएगा, मैं कोशिकीय कंकाल बताना भूल गया। साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन को हम कोशिकीय कंकाल भी बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? कोशिकीय कंकाल भी कहते हैं। कोशिकीय कंकाल, कोशिकीय कंकाल कहते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आंगड़ू बांगड़ू चांगड़ू, जरा दिमाग लगाओ। कंकाल, आपका कंकाल किससे बना हुआ है?
हमारा शरीर का कंकाल किससे बना? सर हड्डियों से। स्केलेटन बोलते हैं ना, स्केलेटन बोलते हैं ना, स्केलेटन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंकाल बोलते हैं ना। तो आपका कंकाल किससे बना हुआ? हड्डियों से। क्या कर रही है वो हड्डियां? आपकी बॉडी की शेप को मेंटेन करे। सोच, तेरे अंदर अगर हड्डियां नहीं होंगी तो क्या तेरी बॉडी की शेप बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी। तो हमारे बॉडी का स्केलेटन कौन बना रहा है? इंटरनल स्केलेटन, अंतः कंकाल कौन बनाती है? अस्थियां। उसके अलावा उपास्थियां भी होती, कंडरा भी होती, स्नायु भी होते, कई सारे वर्ड होते हैं। अभी सिर्फ इतना सा मेन कौन होती है? बोन्स, जो शेप को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। तो एक कोशिका का कंकाल कौन होएगा? जो कोशिका की शेप को मेंटेन करेगा। कौन? सर सेल वॉल भी है और साथ साथ कुछ प्रोटीन के फाइबर्स भी हैं। लो जनाब, ये हो गया आपका छठा बिंदु। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी एनसीईआरटी ने मेनली ये दो कोशिकाओं के बारे में बताया है, एक ये कोशिका, एक ये कोशिका। यहां से यहां तक, कहां से कहां तक? देख दोस्त, हमने यहां से यहां तक पढ़ लिया। अब इसके बाद बज्जी आ रही है। किस चीज की बज्जी आ रही है? यहां से यहां तक पढ़ने की। ठीक है, एक एक चीज कवर होएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करा दूंगा, एक एक चीज, एक एक बारीक से बारीक लाइन समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। सर माइक्रोफिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का, ACTIN। और माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है जनाब, एक बार इस लाइन को और खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपके कुछ सवाल होंगे वो हम ले लेते हैं। चलिए, अब यहां से यहां तक जो चीज लिखी हुई है ना गुरु, यहां से यहां तक, वो सिंपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहां से यहां तक जो चीज लिखी हुई है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और तेरे को पता है यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है? यहां से यहां तक लिखा हुआ है एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? बता मुझे। ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, कैसे तय हो गया? जरा यहां पर वर्ड पर फोकस कर। रसधानी, बड़ी सी रसधानी, जो यहां पर नहीं है। और क्या है मेरे भाई? यहां पर, 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 कहां है, कहां है, कहां है? हरित लवक का है, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक, हरित लवक। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा हरित लवक, ये रहा हरित लवक है। कोशिका भित्ति, 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 ये रही कोशिका भित्ति। ये तीन वर्ड यहां पर एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं कि मेरे भाई ये तीन चीजें जो हैं ये, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक प्लांट सेल के अंदर ये तीन संरचना मिल रही हैं। कौन कौन सी? सर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सर हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, और सर बड़ी रसधानी। सर कैसी होती है रसधानी? जब आएगा तो बताएंगे कैसी होती है। तो ये तीन संरचनाएं किसमें मिल रही हैं? पादप कोशिका में मिल रही हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं है। तो जंतु कोशिका में क्या थी? याद कर। सर एनिमल सेल में एक संरचना थी जो पादप कोशिका में नहीं थी। कौन सी संरचना थी? बताया था मैंने तेरे को, तारक काय, जो किससे बना हुआ है? दो तारक केंद्र से। क्या इतनी बात क्या हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? क्या ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? क्या ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? जरा जल्दी से मुझे बताना, फटाफट मुझे बताना, क्या ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं? बांगड़ू आंगड़ू बांगड़ू, क्या पढ़ाते हो? मजा आ जाता है। बस मजा तो ले लिया कर, लेकिन उसके बाद में चीजों को रिवाइज भी कर लिया कर। ठीक है, मजा आएगा, बिंदास मजा आएगा, खोपड़ी खुल जाएगी, ध्यान से सुनेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। मतलब ऐसा चूरण दूंगा तेरे को, मीठा भी लगेगा और तेरी कब्जी की प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। लेकिन बात यह है कि उसकी आदत ना लग जाए, मतलब चीजों को रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज क्या हमने पहले पढ़ी है? यस, पढ़ी हुई है। और यही चीज आपकी एनसीईआरटी में यहां से यहां तक लिखी हुई है। पढ़िए जनाब, मेरे सामने पढ़िए अभी के अभी, और पढ़ने के बाद बोलिए कि सर पढ़ लिया हमने। जल्दी से, जल्दी से यहां से यहां तक पढ़िए, और पढ़ने के बाद में फिर हमको कमेंट में बताइए कि सर पढ़ लिया और समझ में आ गया। ये कौन है? शुभम पालीवाल नाम से ये कौन है जिसने अपना यूजर नेम शुभम पालीवाल रख लिया?
सर पॉलीसोम यूकैरियोटिक्स में भी मिलते हैं? नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं पॉलीसोम। प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम अभिलक्षण है किसका? किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का नहीं है। हाँ जी, पढ़ लिया? पढ़ लिया? कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैं भी तो पढ़ूंगा, ऐसे थोड़ी ना है, क्या पता कोई लाइन आपको समझ में ना आई हो। सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती, आप जानते हैं। पादप कोशिका अलग, एनिमल सेल जंतु कोशिका अलग है, प्रोटिस्टा की कोशिका अलग है, कवक कोशिका अलग है, यानी कोशिका अलग अलग है। पादप और जंतु कोशिका भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति लवक और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती है, जो प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है, डंडन। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारक काय मिलता है, जो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, डंडनाडन। बस खत्म। आगे लिखा हुआ, चलो अब आगे अध्ययन करते हैं। चलो तो फिर आगे अध्ययन करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका का। ये लो जनाब, ये हमने जस्ट एक ओवरव्यू देखा है, यहां से यहां तक की चीजों को पढ़ा है। अब एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या हमें पढ़ना है? हमें एक यूकैरियोटिक कोशिका में ढेर सारी चीजें पढ़नी है। सर यूकैरियोटिक कोशिका में हमें क्या क्या पढ़ना है? मेरी बात को गौर से सुन लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? कोशिका झिल्ली। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? अंतःपरह द्रव्य जालिका। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? गोल्जी बॉडी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? लयनकाय। जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाती है ना, तो स्पीड जो होती है ना बोलने की, वो धीरे हो जाती है। पता है आपको? अपने पेरेंट्स से पूछिएगा। आपकी उम्र में मैं फटाफट फटाफट बोलता था, लेकिन अभी ना बोलने की स्पीड जो है वो धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है। लयनकाय। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रसधानी। ठीक है, तो अभी अभी मेरी बोलने की टोन पता है किसकी जैसी होगी? हमारे प्रधानमंत्री। भाइयों बहनों, ऐसे वाली है ना। अब क्या पढ़ेंगे? रसधानी। फिर उसके बाद रसधानी के बाद क्या पढ़ेंगे सर? रसधानी के बाद वैसे तो राइबोसोम आता है, राइबोसोम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रसधानी के बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे रसधानी के बाद हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली होगी, कोशिका भित्ति होगी, अंतःपरह द्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लयनकाय, रसधानी। फिर इसके बाद में वैक्यूल्स के बाद में हम पढ़ेंगे कोशिका कंकाल, तो बाद में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम पढ़ेंगे लवक, प्लास्टिड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या? फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कशाभ, हाँ, फिर हम पढ़ेंगे कशाभिका, पक्षमाभ। सर राइबोसोम नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पर यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है उसकी मैं यहां पर ये लेकर आ गया था, और यूकैरियोटिक राइबोसोम भी हम देख चुके हैं और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देख रहे हो तुम। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम की लाइनें लिखी हुई है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो राइबोसोम अब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि राइबोसोम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कशाभिका और पक्षमाभ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? तारक, केंद्र, और लास्ट में पढ़ेंगे क्या? केंद्रक। तो इस तरीके से हम टोटल 11 चीजें पढ़ने वाले हैं कुल मिलाकर। इस तरीके से हम टोटल क्या पढ़ने वाले हैं? 11 चीजें पढ़ने वाले हैं। 11 चीजें, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये। कौन? ये क्या है? कोशिका झिल्ली, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका आवरण, जीव द्रव्य झिल्ली, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न जाने क्या क्या, प्लाज्मा लेमा, कई सारे नाम दिए जाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है जी? हाँ जी, हाँ भाई अमित कुमार। हाँ जी सर, पेरोक्सिसोम्स क्या होता है मेरे भाई? मैंने ना यहां पर शायद आपको, अच्छा एक और चीज, यहां पर एक 12वीं चीज है जिसका नाम है सूक्ष्मकाय। सूक्ष्मकाय एक और चीज है जिसको हम माइक्रो बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये सूक्ष्मकाय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पेरोक्सिसोम, एक होता है ग्लाइओक्सिसोम, और एक होता है स्फीरोसोम। तो ये सूक्ष्मकाय के 3 प्रकार है जो हमारी एनसीईआरटी में कतई नहीं बताए गए हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, जितनी जरूरत होगी उतना बताऊंगा, जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूरत होगी उतना बताऊंगा, जितनी नीड होगी, जितनी आवश्यकता होगी उतना बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी।
चलिए, सो ये हम टोटल यहां पर ये 12 चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ जी सर, क्रोमोजोम भी तो पढ़ेंगे। अरे लल्लू लाल, ये तूने यहां पर क्या लिखा है? केंद्रक। जब केंद्रक पढ़ेगा तो केंद्रक के अंदर जो चीज मिलेगी उसको नहीं पढ़ेगा। बूंदू बूंदू है। जब केंद्रक पढ़ेगा तो केंद्रक के अंदर जो माल मसाला मिलेगा उसको नहीं पढ़ेगा। हाँ सर, उसको पढ़ेंगे। सर साइटोपंजर रह गया यार, साइटोपंजर नहीं लिखा क्या मैंने यहां पर? अरे मोरी अम्मा, साइटोपंजर यहां पर, चलो यहां पर लिख देता हूं लवक के बाद में साइटोपंजर। अरे भैया ये तो 13 चीजें हो गई। साइटोपंजर 9 हो गया, तो ये दोस्त 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। ठीक है, ओके। सर एस का मतलब स्वेडबर्ग इकाई है और एस का मतलब सेडिमेंटेशन इकाई है, तो क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? देखो बेटा, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन पूछने वाला मूर्ख नहीं है। डन, ये चीज आपको समझनी होगी। क्वेश्चन पूछने वाला जो है वो भोंदू नहीं है कि वो तुमसे ऑप्शंस में गलत पूछेगा। मतलब वो तुमको घुमाने की कोशिश करेगा। बताओ जी एस क्या है? तुमने सोचा अरे अवसादन इकाई, अरे स्वेडबर्ग इकाई है। मान ले ए और बी में दोनों में दे रखा है और सी ऑप्शन में दे दिया, दोनों ए और बी, फिर आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होएगा कि आपसे पूछ लेगा कि अच्छा बताओ, 2 ऑप्शन दे दिए, एक में लिख दिया स्वेडबर्ग इकाई, एक में लिख दिया अवसादन गुणांक और कहीं पर नहीं लिखा हुआ दोनों ए और बी। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक ही मीनिंग है। ठीक है, सो ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में किसकी बात करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना देखेंगे और इस संरचना में सबसे बाहरी चीज देखेंगे हम कौन? प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हमने क्या बोला है? कोशिका झिल्ली। आइए स्टार्ट करते किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ना। दिस इज कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है। अब देखिए, मैंने आपसे बोला था कि जब मैं आपको आज पढ़ाऊंगा तो एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, जरा देखिएगा। ये देखिए, ये एनसीईआरटी आपको दिखाई दे रही है? हाँ सर। हेडिंग क्या डाल रखिए? फोकस करना है यहां पर। 8.51 कोशिका झिल्ली दिख रहा है? हाईलाइट दिख रहा है? हाँ सर। सारा नीला नीला हाईलाइट दिख रहा है? हाँ सर। एक ये वाला पोर्शन देखना, ये हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है? फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, अब इधर देखना, ये देख लिया और ये इसके बाद ये दे रखा और उसके बाद ये खत्म कर रखा है। खत्म, इतना ही दे रखा है हमारी कोशिका झिल्ली में। ये 3 पेज है मेरे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है, हाईलाइटेड है ना। हेडिंग क्या थी? 8.5.1 कोशिका झिल्ली। हेडिंग देखना, 8.5.1 अगेन कोशिका झिल्ली। सर 2 बार क्यों लेकर आ गए हो? ये थी ओल्ड एनसीईआरटी और ये है न्यू एनसीईआरटी। सर क्या ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की लाइनों में भी डिफरेंस आया है क्या? क्या ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की लाइनों में भी डिफरेंस आया है क्या? बताओ, आया है क्या सर? हाँ आया है। देख देख, प्रूफ के साथ में देखना। देख यहां से देख, वर्ष यहां पर देखना। ये आपके पास एनसीईआरटी, उसको देखो, अपनी एनसीईआरटी खोलो जरा। हिमांशु ओझा, पहले हम पढ़ लें एक बार, जो चीज बता रहा हूं उसको सुन लोगे एक बार? नेहरू कह रहा है सर मेरा डाटा खत्म हो गया, आज क्लास बंद कर दो। पढ़ लें एक बार जरा अपनी एनसीईआरटी से मैच करना और फिर मैं न्यू एनसीईआरटी दिखा रहा हूं। देखो यहां पर क्या लिखा? वर्ष का झिल्ली में, मतलब यहां से देखना, वर्ष का झिल्ली में लिखा हुआ है। न्यू एनसीईआरटी में देख, वर्ष का झिल्ली में। मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं, यहां पर नहीं देख रहा। इट मींस अगर यहां पर ये लाइनें सेम आ रही है, इट मींस वो सिमिलर है चीज। इस तरीके से देखना, ठीक है। यहां पर भी वर्ष का झिल्ली में लिखा हुआ है और ये पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। यहां पर भी वर्ष का झिल्ली में लिखा हुआ है और पूरा पैराग्राफ खत्म, यानी यहां तक का ये पूरा पैराग्राफ न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में सेम है। अब अगले पैराग्राफ पर अध्ययनो प्रोटीन व्यवस्थित, यहां पर देख, अध्ययनो, अल्ले हो गई गड़बड़ी,
अध्ययनों, यहां पर क्या आया हुआ है, यहां पर सर अध्ययनों के बाद प्रोटीन आया हुआ है, यहां पर है ही नहीं, अध्ययनों के नीचे प्रोटीन आना था, यहां प्रोटीन नहीं है। ओहो, कुछ ना कुछ लाइनों में चेंज हुआ। अब क्या चेंज हुआ, आइए देख। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। चलो जी, न्यू एनसीईआरटी में पढ़ते क्या लिखा हुआ है। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है? देख रहा है अंतर विनोद? विनोद, अंतर देख रहा है? क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। नई एनसीईआरटी में लिख रहा है कि कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन कहां है? प्रोटीन बाद में दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन नहीं लिखा हुआ, बाद में दिया हुआ। ये थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा चेंज है। डन, क्लियर? चलो आगे देखते हैं। जो दो सतहों में व्यवस्थित है, आगे पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, इसमें लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। नई एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ फॉस्फोलिपिड, देख ले यहां पर। क्या नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड है? नहीं, ये लिखा हुआ है कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड फॉस्फोग्लिसराइड होते हैं। पता चला अंतर? और यही अंतर मैं यहां एक अलग हाइलाइटर से लिखा हूं, ये देख। फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है, यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ नई एनसीईआरटी में कि फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होता है, नहीं लिखा हुआ। तो आई होप आप इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस पैटर्न पर पढ़ना पड़ेगा। हमें ओल्ड एनसीईआरटी जिनके पास हैं, जिनके पास भी पुरानी एनसीईआरटी हैं, उनको अभी तक अगर नई एनसीईआरटी नहीं मिल रही है तो टेंशन मत लो बाबू, मैं तुमको न्यू एनसीईआरटी जो है उसकी लाइनें यहां पर पीडीएफ में डाल रहा हूं। जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी लाइंस जो है मैं यहां पर डाल रहा हूं। तो ये टेंशन मत लेना कि हमें न्यू एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी। मैं न्यू एनसीईआरटी तेरे को पीडीएफ के फॉर्म में दे रहा हूं, हर एक टॉपिक वाइज दे रहा हूं, ठीक है। तो हमें अब किससे पढ़ना है सर? हमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको डालो कहीं पर, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है अब न्यू एनसीईआरटी के पैटर्न पर। ये मैं कई बार आपको क्लियर कर चुका हूं कि पुरानी एनसीईआरटी नहीं, न्यू एनसीईआरटी। और तुम्हें अगर न्यू एनसीईआरटी नहीं मिल रही तो मैं यहां पर दे रहा हूं, मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिए है, ठीक है, वहां पर भी डाल दिए, वहां से डाउनलोड कर लो, या डाउनलोड नहीं भी कर सकते तो हर टॉपिक की मैं यहां पर पीडीएफ में डाल रहा हूं। और तुम्हारे पास अगर पुरानी है तो पुरानी को कंपेयर करते जाओ नई से, बस खत्म। हाँ जी, सर ये तो बोर्ड के लिए न्यू एनसीईआरटी, मैं तो एनटीए जब कहेगा तब पढ़ूंगा। ठीक है बेटा, तू तब पढ़ लियो, ठीक है। जब एनटीए आएगा तेरे घर पर दस्तक देगा, दस्तक कि बालक बालक पढ़ न्यू एनसीईआरटी, तब तू पढ़ना फिर, ठीक है। दिसंबर जनवरी में जाकर फिर तू पढ़ना न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, आराम से पढ़ना फिर बेटा, ठीक है। जब एनटीए दस्तक देगा ना, है ना, एनटीए कहेगा ना कि बेटा पढ़ लो न्यू एनसीईआरटी, फिर पढ़ियो तू, ठीक है। अभी मत पढ़ना, बिल्कुल भी बिल्कुल मत पढ़ना। चाहे तू गलत पढ़ ले लेकिन कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां पर लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि लिपिड जो होते हैं, लिपिड वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। यहां पर फॉस्फोलिपिड नहीं बोल रहा, फॉस्फोग्लिसराइड बोल रहा है। तो जो तेरा मन है वो करना, मैं तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब एनटीए दस्तक देगा जब हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एनटीए की राह तकता रख, मैं यहां पर पढ़ाता जाऊंगा न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। चलो सर प्लीज लीव द क्लास। सर कृष्ण मोहन कह रहे हैं सर प्लीज लीव द क्लास, बाहर निकल जा क्लास से। जय श्री कृष्णा का कॉल आ गया हमारे पास, बताओ। आइए तो कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं, और कोशिका झिल्ली जो है वो हम कल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कल से अपन कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। पहली बात, एक दिन में पूरी एनसीईआरटी तो होएगी नहीं,
एक दिन में पूरा चैप्टर होएगा नहीं। क्या सर कैसी बात कर रहे हो सर, लास्ट में तो कई सारे टीचर है एक दिन में पूरा पूरा चैप्टर करा देते हैं। बेटा वो जो पूरा पूरा चैप्टर जिनको करा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी ड्रॉपर है, जो पूरे साल भर पढ़ चुके हैं, उन्हीं को समझ में आएगा, है ना, उन्हीं को समझ में आएगा। और मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं आराम से तसल्ली से एक एक लाइन का मीनिंग बता रहा हूं, ताकि एक एक कंसेप्ट क्लियर हो, एक एक चीज दिमाग में घुस जाए घुस जाए घुस जाए। ठीक है, चलो सो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाले समय में होंगी क्लासेस, होंगी देर तक होंगी। ठीक है, अभी इतना पेन मत लो कि खुद की तबीयत खराब कर लो। ठीक है, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, तरीके से पढ़ो। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कोर्स जैसे ही स्टार्ट होता है 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, 2 दिन बाद भसोट हो जाते हैं, तबीयत खराब। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से आज है ना, कई बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर हमारा ना नेट बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, नेट खत्म होता जा रहा है, कई बच्चे ड्रॉप आउट भी कर गए हैं, क्लास से बाहर भी चले गए हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम क्लास को यहीं पर ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने टेलीग्राम के चैनल पर बायो की तो वो डाल दी थी, क्या डाल दी थी, बायो की तो वो डाल दी है, क्या बोलते हैं, न्यू एनसीईआरटी डाल दी है। आप में से एक बच्चे का मैसेज आया था, सर फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी डाल दीजिए, तो वो आज डाल दूंगा मैं, आज फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी आज डाल दूंगा, 11th-12th की। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी। ठीक है मेरे भाई, ओके डन, क्लियर, मजा आया। क्लास से जाओ तो खुश होकर जाओ, खुश होकर। पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई करके जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करने आए थे, पढ़ाई कर कर जा रहे, खुश होकर जाओ। ठीक है, सर वो चैनल ब्लॉक हो गया है। अबे तू गलत चैनल पर था बांगड़ू, कितनी बार बताया, आज क्लास में भी बताया तेरे को। आज एक काम करना, कितने बज रहे हैं, 9:10 हो रहे हैं ना, तो एक काम करना, आज ना आपको 9:30 पर या 10:11 हो रहे हैं, तो 9 एक काम करते हैं, अभी के अभी जितने भी बच्चे उनको मैं प्रूफ दिखा देता हूं। एक काम करो, टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो एक चैनल जिसका नाम है, क्योंकि कई लोग जो है ना फ्रॉड जो कर रहे हैं, नाम है PARTHKHUNGAR ऑफिशियल, ये सर्च करना। जैसे ये सर्च करोगे, अभी रुक जाओ, पहले मेरे को ऑफिशियल करने तो दो मेरे चैनल का नाम। ठीक है, हाँ जी, मेरे को मेरे चैनल का नाम ऑफिशियल करने दो, ताकि वो जो 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 कॉपी कर रहे हैं ना मेरे चैनल को, वो उनको पता बाद में लगे, है ना, इतनी देर में तुमको पता लग जाए कौन सा चैनल ओरिजिनल है। और मेरा जो चैनल है ना, उस पे अभी अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, जो आज दिन में जो मैंने एनसीईआरटी की जो वैल्यूज कराई थी ना, उन एनसीईआरटी की वैल्यूज का मैंने एक वीडियो भी वहां पर डाला हुआ है। ठीक है, तो हमें इस चैनल को ऑफिशियल करना है। लो जी, देखो अब जरा टेलीग्राम पर सर्च करो, पार्थ खुंगर ऑफिशियल नाम से कोई चैनल दिखाई दे रहा है आपको? फोटो भी चेंज कर दें, फोटो भी चेंज कर देते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है, फोटो भी चेंज कर देते हैं। एक तो अच्छी सी फोटो नहीं मिलती है, कोई अच्छी सी फोटो मिले तो लगाएं भी सही, अच्छी 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 फोटो, फोटो फोटो अच्छी फोटो, अच्छी सी फोटो। भाई जिसको जाना है वो जा सकता है बेटा, ठीक है, अभी वही वाली फोटो है, फोटो भी चेंज कर दे, मेरे को कोई अच्छी सी फोटो नहीं मिल रही यार। हाँ भाई,
सर आप ब्लू टिक ले लो, ये बेटा कहां से मिलता है? मेरे को पता नहीं है यार, मैं इतना वो हूं नहीं, मतलब टेक्निकल वेक्निकल। ब्लू टिक मेरे ख्याल से वो तो वहां पर मिलता है ना, ट्विटर पर मिलता है। बेटा मेरे पास मेरी कोई अच्छी फोटो नहीं है, मैं कहां से डालूं? अभी वही फोटो देख लेना। चलो मिल गई 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 मिल गई। चलो जी, एक फोटो मिलेगी आपको जिसमें मैं हूं, दाढ़ी लगा रखी है, ठीक है, और एक सिल्वर प्ले बटन के साथ में हूं, यूट्यूब वाला, ठीक है। सो वो चैनल है जिसमें मैं इस तरीके के खड़ा हूं, ठीक है, इस तरीके से खड़ा हूं, देखिएगा आपको दिख जाएगा। हाँ जी, ओके जी, दिख गया। अभी अभी मैंने चेंज करी है फोटो। अब जो फ्रॉड वाले जो चैनल है ना, जो फेक चैनल है, फ्रॉड नहीं बोलूंगा, फेक चैनल जो है वो भी ये काम कर लेंगे, इसलिए जल्दी से चेक कर लो। नाम होएगा ये वाला और फोटो होएगी दूसरी, ठीक है, ठीक है, ओके डन। कहीं मेरे चैनल को रिपोर्ट मत कर देना दोस्त, ठीक है। मिल गया सभी को। चलो जी, ओके। सो ये रहेगा चैनल, इस पर मैं आज केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जो है वो डाल दूंगा, ठीक है बेटा। बायो की मैंने डाल ही रखी है। कहां पर मिलती है? जब आप चैनल पर जाते हैं तो वहां पर मीडिया या फाइल्स आती है, उन फाइल्स में देखिएगा, आपको मिल जाएगी 11th 12th की एनसीईआरटी। चलो कल मिलेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है, मिलते हैं कल। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो। और एक सेकंड एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक क्वेश्चन करा देता हूं दोस्त मेरे। क्वेश्चन ये था, आप में से कितने बच्चों ने होमवर्क चेक किया? उस होमवर्क में ना एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि अगर एक जार है वो 1 मिनट में कुछ ऐसे था कि जीवाणु जो है या कोशिका जो है वो 1 मिनट में विभाजन करते, और एक जार जो है वो 1 घंटे में पूरा भर जाता है, तो आधा कितनी देर में भरेगा? ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक कह रहा है सर आपने ओल्ड एनसीईआरटी की फोटो डाल दी। मैंने ना, पता है कहां से वो एनसीईआरटी की जो डाली है तुम्हारे, पता है? एनसीईआरटी की वेबसाइट है ना, वहां से डाउनलोड करके डाली है। अब तेरे को विश्वास नहीं है तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, देख। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी कर लिया था। चलो फटाफट मुझे बताइएगा, एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन रही है जीवाणु की, और 1 मिनट लगा रही है। कितना मिनट लगा रही है? 1 मिनट में कोशिका विभाजन करके डबल हो रही है, हो ना? कोशिका विभाजन करके डबल हो रही है 1 मिनट में। हाँ, अब मैंने तुमसे कहा कि मान लो एक जार है, और इस जार में, इस जार को फुल होने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो ये 12 कोशिका थी जो इस जार को 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 आवर का टाइम लग रहा था, 1 घंटे का टाइम लग रहा था इसको पूरा फिल होने में, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछा कि बताओ बालक कितना टाइम लगेगा जब ये आधी फिल होएगी। अब आप मुझे बताएंगे आधी फिल कब होएगी? ये आधी जो है, ये जार आधा फिल होएगा, और इसके बाद में इसको पूरा भरने के लिए कितना टाइम में ये आधी फिल होएगी, ठीक है। अब इमेजिन कर, मान ले कितनी कोशिकाएं? 6 कोशिकाएं हैं। अगर ये 6 की 6 डबल होएंगी तो क्या ये पूरा नहीं भर जाएगा? क्या सोच, ये 6 कोशिका थी, ये 6 कोशिका डबल हो जाएंगी 1 मिनट में। 1 मिनट में कोशिका डबल हो रही है, ये 6 कोशिका अगर डबल हो जाएंगी तो 12 नहीं हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी ना। तो सोच कितने मिनट में होंगी? 1 मिनट में होंगी कि नहीं होंगी? तो 59 मिनट में ये आधी थी,
तो 60 मिनट में ये फुल डबल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएगी? 60 मीन्स 1 घंटे में डबल होगी। आंसर क्या आ जाएगा? 59 मिनट। खत्म। आगे समझ में क्लियर है? 45 नहीं 59। बुद्धू। चलो जी, मिलते हैं कल इसी समय पर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।